तो बच्चे बोलते हैं कि मैम शुरू में तो ये चैप्टर हमें बड़ा अच्छा सा लगता है, बड़ा सिंपल सा लगता है, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं ना, ये चैप्टर हमें उतना ही टिपिकल लगने लगता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं, हमें बैंक कैसी सर्विसेज देते हैं, बैंक अकाउंट्स के क्या क्या टाइप रहते हैं, इंश्योरेंस के क्या टाइप रहते हैं, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस वगैरह वगैरह। अब पूरा जब चैप्टर ही बिजनेस सर्विसेज के ऊपर है तो बिजनेस सर्विसेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी तो जानना जरूरी है। तो अब हम पढ़ेंगे कि इंश्योरेंस क्या होता है, यानी इंश्योरेंस सर्विसेज क्या होती हैं। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज के बारे में। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल मजे में होंगे। तो स्वागत है आपका नेक्स्ट टॉपिक किस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे, और मैं हूँ प्रबलीन कौर, और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th का 4th चैप्टर जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज। तो बच्चे बोलते हैं कि मैम शुरू में तो ये चैप्टर हमें बड़ा अच्छा सा लगता है, बड़ा सिंपल सा लगता है, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं ना, ये चैप्टर हमें उतना ही टिपिकल लगने लगता है। लेकिन बच्चों, मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे ना, तो ये चैप्टर आपको शुरुआत में जितना प्यारा लग रहा है ना, उतना ही प्यारा एंड तक भी लगेगा। तो बने रहना है बस इस वीडियो के एंड तक। हाँ जी, तो बात आती है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं, हमें बैंक कैसी सर्विसेज देते हैं, बैंक्स अकाउंट्स के क्या क्या टाइप रहते हैं, इंश्योरेंस के क्या टाइप रहते हैं, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये तमाम सारी सर्विसेज के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हाँ जी, तो पहले तो जान लेते हैं कि बिजनेस सर्विसेज का मतलब क्या होता है। Business services means those services which are used by business enterprises to conduct their business activities। यानी business services ऐसी activities होती हैं business enterprises की जो उनकी डेली की एक्टिविटीज में, जो उनकी डेली की कार्य में, ठीक है, हेल्प करती हैं। जैसे कि मेरा जब लड्डू का बिजनेस था तो मैं क्या करती थी, लड्डू को बना के स्टोर भी करती थी, क्योंकि अब एक दिन में तो सारे लड्डू बिक नहीं जाएंगे, वो लड्डू दूसरे या तीसरे दिन भी तो जाके बिकते थे ना, तो क्या करती थी, लड्डू को मैं स्टोर कर देती थी। तो वो स्टोरिंग की प्रोसेस भी क्या है, एक बिजनेस सर्विसेज ही है। ठीक है, मैंने जब अपनी लड्डू की दुकान खोली थी तो मैंने एडवर्टाइज करना शुरू किया था, वो भी क्या, एडवर्टाइजिंग भी क्या है, एक बिजनेस सर्विसेज ही है। ठीक है, फिर जैसे कि बैंकिंग, अगर मुझे जब अपने लड्डू का काम और एक्सपेंड कर रही थी तो मैं बैंक के पास गई थी लोन लेने, तो बैंकिंग भी किसका पार्ट है, बिजनेस सर्विस का ही पार्ट है। तो ये तमाम सारी सर्विसेज बिजनेस सर्विसेज का एक हिस्सा होती हैं। इन सारी सर्विसेज के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, बट अभी हम जान लेते हैं कि भैया गुड्स वर्सेस सर्विसेज में क्या डिफरेंस होता है। यानी जो हम इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, सर्विसेज के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन हम एक बार ये भी जान लेते हैं कि भैया गुड्स सर्विसेज कैसे अलग हैं गुड्स से। ठीक है, और बिजनेस सर्विसेज के बारे में हम पूरा अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अभी तो एक छोटी सी झलक ही थी। ठीक है, सो गुड्स आर फिजिकल प्रोडक्ट्स विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू कस्टमर। तो भैया गुड्स में क्या होता है कि गुड्स फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी टेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, लेकिन सर्विसेज क्या होती हैं, इनटेंजिबल होती हैं, विच प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स विदाउट ओनिंग अ फिजिकल प्रोडक्ट। लेकिन सर्विसेज में क्या होता है, हम सर्विसेज को छू नहीं सकते हैं, हम बस उस सर्विसेज को फील ही कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरी इच्छा हो रही थी चॉकलेट खाने की, तो मैं गई, जाके मैंने 50 रुपए की डेयरी मिल्क खरीदी। ठीक है, और डेयरी मिल्क खा के मुझे एकदम से संतुष्टि मिल गई, मेरे दिल को संतुष्टि मिल गई। तो डेयरी मिल्क को मैंने खरीदा है, उसको टच किया है, उसको फील किया है। ठीक है, डेयरी मिल्क एक फिजिकल प्रोडक्ट है, लेकिन सर्विसेज फिजिकल प्रोडक्ट्स नहीं होती हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो उसे आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, आप मुझे छू नहीं सकते हैं। ठीक है, आप मेरी सर्विस को छू नहीं सकते हैं, बस आप एक्सपीरियंस ही कर सकते हैं। ठीक है, तो गुड्स क्या होती है, टेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं, टेंजिबल इनटेंजिबल। हम जब छोटे से थे 6 और 7 क्लास में हमने पढ़ा था टेंजिबल इनटेंजिबल। टेंजिबल यानी जिसे हम छू सकते हैं, इंटेंजिबल यानी जिसे हम छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। तो गुड्स भी बस वही होते हैं, वो टेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी हम उन्हें छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। लेकिन इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, हम बस उन्हें फील ही कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ही कर सकते हैं, हम उनको टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्विसेज क्या होती हैं,
सर्विसेज होती हैं इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स, यानी बस हम उसको फील ही कर सकते हैं। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं जब हमारी तबीयत खराब होती है, ठीक है, तो डॉक्टर क्या बोलता है, जैसे कि मुझे बुखार है, मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे देखा, ठीक है, हाँ भैया तुम्हें इतने डिग्री का बुखार है, ठीक है, तुम्हें साथ साथ में खांसी भी है, जुकाम भी है, ठीक है, तो डॉक्टर क्या करता है, मुझे एडवाइस देता है। अब डॉक्टर मुझे कोई प्रॉपर क्या बोलते हैं प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, डॉक्टर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब जो डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसे मैं छू नहीं सकती हूँ, क्यों? क्योंकि वो एक सर्विस है, ठीक है, आई बात समझ में। तो सर्विसेज क्या होती है, इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स होती हैं, आई बात समझ में। ये बेसिक डिफरेंस है गुड्स और सर्विसेज में। अब ये गुड्स और सर्विसेज का अगर डिफरेंस आता है तो आप मन में से भी बना के लिख सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक होता है, ठीक है बच्चों। तो बढ़े आगे, अब जान लेते हैं कि सर्विसेज के क्या फीचर्स होते हैं। अब पूरा जब चैप्टर ही बिजनेस सर्विसेज के ऊपर है तो बिजनेस सर्विसेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी तो जानना जरूरी है, ठीक है। तो पहला आता है इनटेंजिबल, ठीक है, फिर दूसरा आता है इनकंसिस्टेंसी, लैक ऑफ होमोजेनिटी या इनकंसिस्टेंसी भी बोल सकते हैं। तीसरा आता है इन्वेंट्री, चौथा आता है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी और इनसेपरेबिलिटी, फिफ्थ आता है कस्टमर्स पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट। तो ये बेसिकली 5 आईज हैं। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, 5 आईज, ठीक है। आईज यानी ये वाली आई नहीं, आंखें नहीं, 5 आईज, ठीक है, आई फॉर आइसक्रीम वाला 5 आईज, ठीक है। अगर 5 आईज ऐसे याद रख लेंगे ना तो आपको बाकी के आगे के नाम भी खुद ब खुद याद हो जाएंगे, ठीक है। 5 आईज या 5 इंच भी बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे कि इनटेंजिबल, इनकंसिस्टेंसी, इन्वेंट्री, इनसेपरेबिलिटी, इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो आप 5 इंच भी बोल सकते हैं एंड 5 आईज भी बोल सकते हैं। तो पहला आता है इनटेंजिबल, यानी जो सर्विसेज हो सकती हैं उनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बस हम उनको फील कर सकते हैं जब हम उन्हें एक्सपीरियंस कर लेते हैं। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको अभी जस्ट मैंने बताया ही कि अगर मुझे डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला हाँ ठीक है तुम्हें बुखार है, तुम्हें इतनी डिग्री का बुखार है, ठीक है, तुम्हें ये नहीं, तुम्हें ठंडा पानी नहीं पीना, तुम्हें चावल नहीं खानी, तुम्हें आइसक्रीम नहीं खानी, ठीक है। तो ये सब डॉक्टर मुझे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। हम किसी लॉयर, एडवोकेट, सीएस या सीए के पास जाते हैं तो वो हमें कोई प्रोडक्ट्स नहीं देते हैं, वो अपनी सर्विसेज देते हैं, वो अपनी कंसल्टेंसी देते हैं, वो क्या कहलाती है, उनकी सर्विस कहलाती है, ठीक है। तो जो सर्विसेज होती हैं उनको हम देख नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते, छू भी नहीं सकते, ठीक है, महसूस नहीं कर सकते, बस हम उनको हम उनको देख नहीं सकते, हम उनको टच नहीं कर सकते, हम उनको छू नहीं सकते, बस हम उनको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। तो पहला फीचर क्या हो जाता है, इनटेंजिबल। दूसरा फीचर आता है इनकंसिस्टेंसी, यानी सर्विसेज जो होती हैं वो कंसिस्टेंट नहीं रहती है। कंसिस्टेंट यानी आप जैसे पहले दिन थे वैसे ही आप आगे भी रहेंगे, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट यानी आपकी सर्विस जैसे पहले दिन थी जरूरी नहीं है कि वैसे ही सर्विसेज आप आगे भी प्रोवाइड करें। आई बात समझ में। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जो ओल्ड एपिसोड्स थे उनमें कितनी हंसी आती थी, ठीक है, वो कितने इंटरटेनिंग थे, ठीक है, कितनी बेस्ट क्वालिटी के वो सर्विसेज दे रहे थे। अब जो तारक मेहता है हमें कोई फिजिकल प्रोडक्ट्स तो दे नहीं रहा है, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है ना, एंटरटेनमेंट सर्विसेज दे रहा है। तो जो पहले की जो एपिसोड थे उनमें हमें बहुत हंसी आती थी, वो बहुत इंटरटेनिंग और फनी थे, लेकिन अब के एपिसोड्स उतने ही बोरिंग हो गए हैं, ठीक है। अब हम सब टीवी, ठीक है, 8:30 बजे चलाते ही हैं तो हम उतना ही पक जाते हैं, बोर हो जाते हैं और हम चैनल स्किप कर देते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो सर्विसेज होती है वो इनकंसिस्टेंट होती हैं, यानी आपकी सर्विसेज जैसे पहले थी वैसे ज़रूरी नहीं है कि आगे भी हो, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट यानी आपकी सर्विसेज में चेंज आता रहता है। आई बात समझ में। सर्विसेज हैव टू बी परफॉर्म्ड ईच टाइम अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ ईच कस्टमर। अब क्या होता है कि सर्विसेज को कस्टमर के अकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मेरी लड्डू की दुकान है, अब कोई छोटा सा बच्चा आया तो मैं छोटे से बच्चे को प्यार से ट्रीट करूंगी कि हाँ बेटा आपको क्या चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई बड़ा बुजुर्ग आएगा तो मैं और अच्छे से ट्रीट करूंगी, हाँ जी नमस्ते अंकल जी आइए बैठिए, ठीक है। तो ये जो मेरी ट्रीट करने का जो वे होगा उसमें भी डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो कस्टमर्स की जो एज ग्रुप है उस हिसाब से मैं ट्रीट कर रही हूँ। तो जो प्रेफरेंस है वो भी जब चेंज होती है तो भी सर्विसेज प्रोवाइड करने का तरीका भी चेंज हो जाता है। आई बात समझ में। यानी जो सर्विस है जैसी पहले दिन है वैसे ज़रूरी नहीं है कि आगे भी हो, जैसे एक इंसान को प्रोवाइड करें ज़रूरी नहीं है कि बाकी इंसानों को भी हम वैसी ही सर्विस प्रोवाइड करें। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री loss. Services are consumed at the same time when they are produced, so there is no need to maintain inventory या stock of services.
क्या होता है कि जो सर्विसेज होती हैं ना, उनको हम बना के स्टोर नहीं कर सकते। जैसे कि लड्डू जब मैं बनाती थी, अचार बनाती थी माधवी भाभी जैसे, तो अचार पापड़ बना के मैं स्टोर कर लेती थी अपने गोडाउन में, अपनी फैक्ट्री में, लेकिन सर्विसेज को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मानिए आज शाम के 6 बजे का मेरा पुष्पा 2 का शो है, ठीक है, तो अब बुक माई शो से मैंने जाके अपनी टिकट बुक कर ली कि शाम 6 बजे जाऊंगी बस। अब मान चलिए किसी कारण मैं नहीं जा पाती हूँ, ठीक है, आज का शो अटेंड करने, तो अब कल जाके मैं क्या ये बोलूँगी पीवीआर वालों को कि भैया कल नहीं आई थी तो आज अब मेरी कल नहीं आई थी तो कल की जगह आज मुझे अब शो देखने दो, आज मतलब मुझे मूवी देखने दो। वो तो मना कर देंगे कि नहीं भैया ऐसा थोड़ी ना होता है, हमने आपके लिए बचा के थोड़ी ना रखा है। तो क्या होता है कि सर्विस आप जिस टाइम प्रोड्यूस कर रहे हो उसी टाइम आपको कंज्यूम भी करना है। यानी अगर मैंने 6 बजे की टिकट बुक की है तो मुझे 6 बजे ही जाना पड़ेगा। अगर आज शाम की बुक की है तो मुझे आज शाम को ही जाना पड़ेगा, मैं कल सुबह या कल शाम को नहीं जा सकती हूँ। आई बात समझ में? हाँ जी, इनसेपरेबिलिटी। तो जो सर्विसेज को हम अलग नहीं कर सकते हैं उस इंसान से जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं यानी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। The services cannot be separated from the provider of services. These are produced and consumed at the same place only. यानी जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उससे, उस इंसान से हम सर्विस को अलग नहीं कर सकते हैं, हमें सर्विस भी वही कंज्यूम करनी पड़ती है। जैसे कि जब हमारी तबीयत खराब होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर क्या करता है, हमें देखता है हमें ये बीमारी है, बुखार है, खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, और अपना ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर देता है। आई वो समझ में? तो जिस डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं सर्विस भी वो ही प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि उस डॉक्टर ने देख लिया और बोला चल बेटा मैंने तुझे देख लिया, अब एक काम कर तू दूसरे डॉक्टर के पास चला जा ट्रीटमेंट लेने, ऐसा तो वो करेगा नहीं। हाँ, जो दवाइयाँ होती हैं वो तो हमें मेडिकल से जाके ही लेनी पड़ती हैं, जो डॉक्टर हमें बता देते हैं कि ये अपने प्रिस्क्रिप्शन लेटर में कि ये दवाइयों की नीड है, ठीक है, तो हम दवाइयाँ जाके मेडिकल से लेते हैं। लेकिन जो ट्रीटमेंट होता है, जो बेसिक ट्रीटमेंट होता है, हम उसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वही डॉक्टर हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं हम कि इधर की जो सर्विसेज होती है वो हम प्रोवाइडर से अलग नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? अगर मैं किसी लॉयर, किसी एडवोकेट के पास जा रही हूँ, ठीक है, तो मैं जिस एडवोकेट या लॉयर के पास जा रही हूँ वो ही मुझे सर्विस प्रोवाइड करेगा। अगर मैं किसी सीएस या सीए के पास जा रही हूँ कि मेरी ITR भर दो, ऐसा तो वो है नहीं कि वो सारे मेरे रिकॉर्ड्स देखेगा, डाटा देखेगा और बोलेगा चलो बेटा अब एक काम करो तुम अपना जो ITR है, इनकम टैक्स रिटर्न है, किसी और CS या CA से जाके भरवा लो। ऐसा तो वो करेगा नहीं। जिसके पास मैं जा रही हूँ सर्विस भी मुझे वो ही इंसान, वो ही सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करेगा। आई बात समझ में? फिर लास्ट आता है कस्टमर्स पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट। टू एक्सपीरियंस अ सर्विस द पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर इज एसेंशियल। अब सर्विस को फील करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए दोनों पार्टीज की या दो से अगर ज़्यादा पार्टीज भी हैं, ठीक है, तो उन सब पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट रहना जरूरी है, ठीक है। एक अकेला इंसान काम नहीं कर सकता है। जैसे कि अगर मैं किसी डॉक्टर के पास गई, ठीक है, डॉक्टर के पास जाके बैठ गई या अपने मम्मी पापा के साथ गई, मम्मी पापा भी मेरे जाके बैठ गए, अब डॉक्टर को सपना थोड़ी ना आएगा कि इसको क्या बीमारी है। जब तक मैं नहीं बताऊंगी या जब तक मेरे मम्मी पापा नहीं बताएंगे कि मेरी बेटी को बुखार चढ़ रहा है, बुखार हो रहा है, ठीक है, उसका सर दुख रहा है, उसका पेट दुख रहा है, तब तक डॉक्टर को कैसे पता चलेगा, ठीक है। डॉक्टर को सपना तो आएगा नहीं, डॉक्टर को भविष्यवाणी तो आएगी नहीं। तो इसमें क्या होता है, जब तक मैं नहीं बताऊंगी तब तक डॉक्टर को भी नहीं पता चलेगा, जब तक मैं कुछ इनिशिएट नहीं करूंगी तब तक डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसमें क्या होता है कि दोनों पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट रहना बेहद जरूरी रहता है। आई बात समझ में बच्चों? तो हमने क्या फीचर्स पढ़े? इंटेंजिबल यानी हम सर्विसेज को देख नहीं सकते, ठीक है, छू नहीं सकते, वी कैन ओनली एक्सपीरियंस देम। फिर आता है इनकंसिस्टेंसी, यानी जैसी सर्विस आपकी पहले दिन थी ज़रूरी नहीं है कि वैसी ही सर्विसेज आपकी आगे भी हो। फिर आता है इन्वेंट्री, यानी जब हम सर्विस को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी टाइम हमें कंज्यूम भी करना होता है, बाद में हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। फिर आता है इनसेपरेबिलिटी, अब हम सर्विसेज को अलग नहीं कर सकते हैं प्रोवाइडर से, जिस इंसान के पास जा रहे हैं वो ही हमें सर्विस प्रोवाइड करेगा। फिर लास्ट आता है इन्वॉल्वमेंट, यानी दोनों पार्टीज से, इफ मोर देन 2 पार्टीज हैं तो दोनों या तीनों पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट रहना जरूरी है, ठीक है। आई बात समझ में? हाँ जी बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे कि बिजनेस सर्विसेज की क्या कैटेगरीज होती हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या क्या कैटेगरीज होती हैं बिजनेस सर्विसेज की। तो पहले होता है बैंकिंग, इंश्योरेंस। अब बैंकिंग आपको तो पता ही है, ठीक है, जब हमें पैसे की ज़रूरत रहती है तो हम किसके पास जाते हैं? बैंक के पास जाते हैं। इंश्योरेंस यानी किसी भी टाइप को रिस्क को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, अगर कुछ रिस्क हो जाता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए कौन होता है? इंश्योरेंस होता है। फिर आता है पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज, यानी ये जो पूरा नेटवर्क है, जो मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, ये पूरे जो नेटवर्क एसोसिएटेड है वो किस में आता है? टेलीकॉम सर्विसेज में आता है।
फिर वेयर हाउसिंग सर्विसेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। वेयर हाउसिंग यानी आपको पता ही है, ठीक है, जो सामान होता है उसको स्टोर करके रखना अपने गोडाउन्स में, अपनी फैक्ट्रीज में, वो आता है वेयर हाउसिंग में। और ट्रांसपोर्टेशन का मतलब भी आपको पता ही है, जब हम अपना सामान बायर तक पहुंचाते हैं तो वो आता है ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज के बारे में, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में, आगे बढ़ूँ? हाँ जी, तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि बैंक क्या होता है, ठीक है। आपको पता ही है अच्छे से कि बैंक क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा, इनफैक्ट मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा कि बैंक क्या होता है, बट ठीक है फिर भी बता देती हूँ। तो एक बैंक क्या होती है? बैंक एक इंस्टीट्यूशन होती है ऐसी जो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है, यानी जब हम बैंक जाते हैं अपना पैसा जमा करवाते हैं तो बैंक उसको क्या करती है? एक्सेप्ट करती है, ठीक है। और क्या करती है? लोन एडवांस करती है, यानी लोन ग्रांट करती है। जब हमें पैसों की ज़रूरत रहती है तो हम जाते हैं बैंक के पास और लोन लेते हैं, ठीक है। और क्या करती है? उस पैसे को इन्वेस्ट भी करती है, यानी जो बैंक हमसे जो पैसा लेता है, ठीक है, उससे लोन भी प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टमेंट भी प्रोवाइड करता है। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये क्या है? एक बैंक है, ठीक है, मान लीजिए ये है एक बैंक, ठीक है। तो बैंक क्या करता है? हम जैसे पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। पब्लिक से क्या करता है? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, यानी जब हम बैंक में जाते हैं अपना पैसा जमा करवा देते हैं, ठीक है। फिर बैंक क्या करता है? उसके बदले लोन्स देता है, ठीक है, लोन्स देता है। इधर क्या करता है? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। आई बात समझ में? फिर जो हम पैसा जमा करवा रहे हैं उस पैसे को बैंक अपने पास ही नहीं रख लेता, उस पैसे से लोगों को लोन देता है, ठीक है। और क्या करता है? इन्वेस्ट भी करता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट करके क्या करता है बैंक? प्रॉफिट कमाता है। क्या करता है? प्रॉफिट कमाता है। और लोन देके, यानी जब लोगों को लोन प्रोवाइड करता है बैंक, तो उसके बदले में इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है। तो उसके बदले में क्या चार्ज करता है? इंटरेस्ट। तो ये होती है बैंक की सोर्स ऑफ इनकम। आई बात समझ में? तो अगर आप सिंपल डेफिनेशन भी लिखते हैं कि अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड एडवांसेस लोन एंड मेक्स इन्वेस्टमेंट, तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर ये हाई डेफिनेशन ना लिख के अगर आप मेरी डेफिनेशन को लिखते हैं तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन एक बार बुक की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। So bank is an institution which attracts money on deposit for the purpose of being lent to industry or trade। यानी जो मैंने आपको अभी समझाया कि जो बैंक होता है वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है इसलिए ताकि वो वापस लोन दे पाए लोगों को, ठीक है, लेंड कर पाए। A bank is buyer and seller of money. A bank earns a margin of profit by lending money which it borrows। यानी जब बैंक लोगों को लोन देता है उससे इंटरेस्ट चार्ज करता है तो वो बन जाता है बैंक का प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। तो बैंक का खर्चा कैसे निकलता है? बैंक का गुजारा कैसा होता है? ठीक है, तो कैसे होता है बैंक का गुजारा? जब हम डिपॉजिट को जमा करवा देते हैं और उन पैसों को जो बैंक होता है वो फर्दर लोन ग्रांट करता है और इन्वेस्ट करता है, तो यहाँ से बैंक का खर्चा निकलता है। तो यहाँ से बैंक का क्या होता है? गुजारा होता है। आई बात समझ में? और बैंक किस में डील करता है? पैसों में डील करता है। अब किसी की कपड़ों की दुकान है तो वो किस चीज़ में डील करेगा? कपड़ों में करेगा। लेकिन बैंक किस चीज़ में डील करता है? पैसों में डील करता है। आई बात समझ में आपको बच्चों? तो अगर आप ये डेफिनेशन लिखते हैं कि बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करके लोगों को लोन प्रोवाइड करता है, इन्वेस्ट करता है, तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आई बात समझ में बच्चों? सो हमें क्या करना है? हमें रटना नहीं है किसी टॉपिक को, हमें समझना है और समझ के अपनी ओन वर्ड्स में आंसर्स क्रिएट करने हैं। आई बात समझ में बच्चों? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि अकाउंट्स के क्या टाइप होते हैं। अकाउंट्स यानी जो अकाउंट्स हम बैंक में खुलवाते हैं उनके बारे में, ठीक है। अब एक अकाउंट तो होता नहीं है भैया, बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, तो उन तमाम सारे अकाउंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ, ठीक है। तो पहला आता है सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट, यानी सेविंग अकाउंट। आप इसको सेविंग अकाउंट के नाम से भी जान सकते हैं। जो आपका है, मेरा है, हमारा बेसिक वाला अकाउंट होता है, उस बेसिक अकाउंट को क्या बोलते हैं? सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो ये क्या होता है? सबसे बेसिक अकाउंट होता है, ठीक है। सो ओपन्स बाय डिपॉजिटिंग अ स्मॉल सम ऑफ मनी, वन कैन विथड्रॉ मनी फ्रॉम हिज अकाउंट व्हेनेवर नीडेड एंड कैन डिपॉजिट व्हेनेवर सरप्लस इज अवेलेबल। तो क्या होता है बच्चों कि हम सेविंग अकाउंट आराम से खुलवा सकते हैं कुछ छोटी सी अमाउंट देके, ठीक है। तो यानी अब मैंने 2022 में HDFC बैंक में अकाउंट खुलवाया था मात्र 2500 रुपये में,
ठीक है। और मैं आज तक HDFC बैंक में गई नहीं हूँ, यानी जो मैंने अपना अकाउंट खुलवाया था ना वो भी बाकायदा बैंक वाले मेरे घर ही आए थे खोलने, ठीक है। आज तक मैं गई नहीं, सारा जो मेरा काम होता है ट्रांजैक्शंस वगैरह मुझे देखने होते हैं वो अपने मोबाइल एप्लीकेशन से ही, जो HDFC बैंक वालों का नेट बैंकिंग का एप्लीकेशन है ना, मैं सब उसी से चेक करती हूँ, ठीक है। तो ये क्या होता है, सेविंग अकाउंट होता है, सबसे बेसिक वाला अकाउंट। तो इस अकाउंट में क्या होता है, जो बैंक्स वाले होते हैं वो बहुत हमें छोटी सी मार्जिन का इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और जब हमें पैसे जमा करवाने होते हैं तो हम जमा करवा सकते हैं, ठीक है। और जब हमें पैसे विड्रॉ करवाने होते हैं तो हम पैसे विड्रॉ भी करवा सकते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आप फिर कभी पैसे डिपॉजिट करवाने नहीं गई, तो मैं क्या करती हूँ बेटा कि ऑलरेडी अपने भाई को पैसे दे देती हूँ कि जा भाई तू करवा डिपॉजिट, तो मैं आज तक मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी HDFC बैंक में, ठीक है। तो सेविंग अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो बहुत बेसिक अकाउंट होता है और हम इसे आराम से कुछ पैसे डिपॉजिट करके, यानी जो बैंक वालों की जो लिमिट रहती है उतनी लिमिट डिपॉजिट करके दे के हम अकाउंट खुलवा सकते हैं। और जब हमारे पास ज़्यादा पैसा हो तो हम उस पैसे को डिपॉजिट करवा सकते हैं, और जब हमें विड्रॉ करवाना हो तो हम अपना पैसा निकाल भी सकते हैं। लेकिन ये जो बैंक होता है, सेविंग अकाउंट होता है, इसमें जो इंटरेस्ट मार्जिन रहता है वो बहुत ही कम रहता है, ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट आता है करंट डिपॉजिट अकाउंट यानी करंट अकाउंट। तो ये जो अकाउंट होता है ना वो जनरली बिजनेसमैन खुलवाते हैं। अब हुआ क्या, एक इंसान गया बैंक वालों के पास कि भैया मैं जो पैसा है ना वो अपने घर नहीं रख सकता, घर की अलमारी में नहीं रख सकता, क्योंकि जो मेरी बीवी है, वाइफ है, वो सारा पैसा शॉपिंग में उड़ा देती है, तो अब ऐसा कुछ करिए कि आप ये पैसा अपने पास रख लीजिए। तो बैंक वालों ने कहा ठीक है हम ये पैसा अपने पास रख जरूर लेंगे, लेकिन इस पर आपको कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो उसने बोला ठीक है भैया नहीं मिलेगा इंटरेस्ट, ठीक है ऐसा लेंगे थोड़ा, ठीक है। तो इस करंट अकाउंट में क्या होता है, ये जो अकाउंट होता है जनरली बिजनेसमैन द्वारा खुलवाया जाता है, इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सेविंग अकाउंट पे हमें बहुत थोड़ी सी मार्जिन का इंटरेस्ट ज़रूर मिलता है, लेकिन मिलता है, लेकिन करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट लिमिट की फैसिलिटी भी अवेलेबल रहती है। अब ओवरड्राफ्ट वगैरह आपको मैं आगे बताऊंगी, अभी आप इतना जान लो कि ये बिजनेसमैन द्वारा खुलवाया जाता है और इस पर कोई लिमिट नहीं रहती है, यानी आपको जितने ट्रांजैक्शंस करवाने हैं, आपको जितनी बार पैसे निकलवाना है, आपको जितनी बार पैसे डिपॉजिट करवाना है, आप आराम से करवा सकते हो, कोई भी लिमिट नहीं रहती है। लेकिन सेविंग अकाउंट में क्या होता है, लिमिट सेट कर दी जाती है ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो सेविंग अकाउंट में क्या होता है, जो बैंक वाले होते हैं वो ट्रांजैक्शंस पे लिमिट सेट कर देते हैं कि आप महीने में इससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करवा सकते हैं। लेकिन क्योंकि जो करंट अकाउंट होता है वो बिजनेसमैन द्वारा ही खुलवाया जाता है और वो काम धंधे वाले होते हैं, तो उनको तो बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है पैसे वैसे की, ठीक है, लेन देन की। तो इस पे करंट अकाउंट पे कोई भी लिमिट सेट नहीं होती है, आपको जितनी बार पैसे विड्रॉ करवाने हो उतनी बार करवा सकते हैं, आपको जितनी बार पैसे डिपॉजिट करवाने हैं आप उतनी बार करवा सकते हो, ठीक है। तो आई बात समझ में इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रहता है, ठीक है बच्चों। तो हम नेक्स्ट अकाउंट पढ़ते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी RD भी बोलते हैं ऐसे। अ डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट फॉर ए फिक्स्ड पीरियड। अब इसमें क्या होता है ना, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में कि हम हर महीने कुछ हम अपनी अमाउंट सेट कर लेते हैं, उतनी हम अमाउंट बैंक वालों को देते हैं, और जब हमारी मैच्योरिटी पीरियड हो जाता है, ठीक है, फिक्स पीरियड के लिए, मान लीजिए मैंने 2 साल के लिए, ठीक है, 2 साल के लिए यानी 24 महीने के लिए, ठीक है, मैंने बैंक वालों को बोला कि मैं हर महीने मुझे 5,000 रुपये की RD करवानी है, क्योंकि मेरे पास इतना लमसम पैसा नहीं है, तो मैं अपनी सैलरी में से हर महीने आपको 5,000 रुपये दूंगी, ठीक है। तो 2 साल बाद यानी 24 महीने बाद बैंक वाले क्या करेंगे कि जो मैंने हर महीने उनको 5-5 हज़ार की जो डिपॉजिट RD करवाती थी, ठीक है, उसको क्या करेंगे, वो मुझे रीपे हो जाएगी इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। यानी जो हर महीने में 5-5 हज़ार की डिपॉजिट करवा रही थी, RD करवा रही थी, वो तो मुझे मिलेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ में इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो ये RD बेसिकली क्यों करवाया जाता है, जिन लोगों के पास लमसम मनी नहीं रहता है, बहुत सारा पैसा नहीं रहता है, और वो हर महीने कुछ छोटा मोटा पैसा दे सकते हैं, तो वो इंसान करवा लेते हैं RD, यानी वो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवा लेते हैं, ठीक है। ये बेसिकली ज़्यादातर सैलरीड एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ना, जिनके पास इतना लमसम पैसा नहीं होता, वो करवाते हैं, ठीक है, सैलरीड एम्प्लॉयज़ करवाते हैं ये, ठीक है, आई बात समझ में। अब नेक्स्ट अकाउंट आता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट यानी FD। आपने सुना ही होगा कि बोलते हैं ना कि मेरे पापा ने तो मेरी FD करवा के रखी हुई है 5 लाख की, 10 लाख की, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है अपने फ्यूचर की, ठीक है। तो वो क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट।
So fixed deposit account is repayable after the expiry of a specified period. Longer the period of deposit, higher is the rate of interest. अब इस FD में क्या होता है कि हम लमसम अमाउंट दे देते हैं बैंक वालों को और फिक्स पीरियड के लिए, यानी मान लीजिए अगर मैंने बैंक वालों को बोला कि 10 लाख रुपए रखो, ठीक है, और मुझे 5 साल के बाद ये पैसा वापस करना, ठीक है, तो बैंक वाले क्या करेंगे, उस 10 लाख रुपए सिर्फ मात्र 10 लाख रुपए वापस नहीं करेंगे, उस पर इंटरेस्ट लगा के मुझे वो अमाउंट वापस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मुझे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट भी मिलेगी। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल क्या हुआ जो मैंने 5 लाख रुपए बैंक वालों को दिए, और इंटरेस्ट क्या हुआ जो 5 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा ना, मुझे वो भी साथ में मिलेगा। ठीक है, तो जिन लोगों के पास लमसम पैसा होता है वो अपनी FD करवा लेते हैं ताकि वो बैंक में सुरक्षित भी पड़ा रहे और उस पर ब्याज भी मिलता रहे हमें। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। तो FD और RD में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, RD वो लोग खुलवाते हैं जिनके पास लमसम पैसा नहीं होता और वो हर महीने अपनी मिनिमम अमाउंट छोटी मोटी अमाउंट ही दे सकते हैं। लेकिन FD क्या होता है, FD में क्या होता है, जिनके पास लमसम अमाउंट होती है वो FD बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं। आई वो समझ में, वो यानी वो FD करवा लेते हैं। और इसमें क्या होता है, जितना ज़्यादा आपका पीरियड रहेगा डिपॉजिट का, यानी अगर आप मान लीजिए 5 साल तक ही मैंने खुलवाई FD, ठीक है, तो मुझे उतना इंटरेस्ट 5% इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर मैंने 10 साल तक करवाया तो मुझे 10% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अभी शायद 8 या 9% या शायद 7.5% के करीब अमाउंट चल रही है, इंटरेस्ट रेट की अमाउंट चल रही है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट का परसेंट चल रहा है। तो बेसिकली क्या होता है FD में कि जितना ज़्यादा लंबा पीरियड रहेगा आपको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। आई बात समझ में, इसलिए लोग क्या करते हैं 10-10, 12-12 साल के लिए FD करवा लेते हैं। अब हमारे इंडिया में भी क्या होता है कि जैसे कोई बेटी पैदा होती है ना, तो उसकी क्या करते हैं FD बनवा लेते हैं, जैसे वो पैदा होती है 18 साल तक के लिए, 18 साल या 21 साल तक के लिए, ताकि जब वो 18-21 साल के बाद वो बड़ी होगी, उसकी एजुकेशन में वो पैसा काम आएगा, उसकी शादी के लिए वो पैसा काम आएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जितना ज़्यादा लंबा पीरियड उतना ही इंटरेस्ट अमाउंट ज़्यादा रहती है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। अब लास्ट हम पढ़ेंगे मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। अब इसके नाम से ही समझ आ रहा है मल्टीपल, यानी इसमें बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे तो नहीं, यानी इसमें जो एक से ज़्यादा अकाउंट्स के फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। सो इसमें होता क्या है, when the amount of deposit exceeds a particular limit then automatically the amount gets transferred into FD। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने 2 लाख रुपए से अपना अकाउंट खुलवाया, ठीक है, अब वो धीरे धीरे करते 5 लाख बन गया। कितना बन गया, 5 लाख रुपए बन गया। ठीक है, मैंने अपना अकाउंट खुलवाया मात्र 2 लाख रुपए से, ठीक है, और वो कुछ सालों बाद बन गया 5 लाख रुपए। तो बैंक वालों की क्या कंडीशन थी कि जैसे ही आपका अकाउंट टच करेगा 5 लाख रुपए तक, तब वो ऑटोमेटिकली बदल जाएगा FD में। ठीक है, तो एक क्या होती है, एक सर्टेन लिमिट रहती है कि जैसे ही आपका अकाउंट बैलेंस उतने पैसों तक टच करेगा, वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, एक FD में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यानी जैसे ही मेरा अकाउंट टच किया 5 लाख रुपए में, तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया FD में। आई वो समझ में, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि हम इसमें क्या फीचर आ रहा है, FD का भी फीचर आ रहा है, इसलिए इसका नाम है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। आ गई बात समझ में, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिर्फ एक अकाउंट का फीचर नहीं है, इसमें FD अकाउंट का भी फीचर इन्वॉल्व है, इसलिए इसका नाम है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। आई बात समझ में बच्चों आपको। तो सेविंग अकाउंट क्या होता है, हम नॉर्मली खुलवा सकते हैं, ठीक है, 2,500-5 हज़ार में, और जितनी भी जो बैंक वालों की जो लिमिट्स रहती हैं, ठीक है, एरिया वाइज रहती है, रूरल और अर्बन एरिया की अलग लिमिट रहती है। ठीक है, करंट अकाउंट बिजनेसमैन के द्वारा खुलवाया जाता है। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जिनके पास लमसम पैसा नहीं होता है। FD यानी जब हमारे पास लमसम पैसा होता है तो हम FD करवा सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन में क्या होता है, जैसे कि वो रीच करती है लिमिट तो ऑटोमेटिकली वो FD में बदल जाता है। ठीक है बच्चों, हाँ जी बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स, यानी बैंक्स हमें क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि अकाउंट्स के कितने टाइप होते हैं, बैंक अकाउंट्स के कितने टाइप होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि बैंक्स हमें क्या सर्विसेज देता है भैया, जब हम अपने ये सुनिश्चित करके, ये सोच के कि बैंक हमारा जो पैसा है वो संभाल के रखेगा, हम ये जो बैंक पर भरोसा जतलाते हैं, तो मतलब में बैंक हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है
वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। बच्चों आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है, ठीक है, फीवर है, लेकिन फिर भी देखो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपके लिए, ठीक, इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आपको अच्छे से लेक्चर को, वीडियो को देखना है, ठीक है। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए इस बात को इग्नोर करना, मेरी वॉइस को इग्नोर करना, बस मेरी टीचिंग स्टाइल पर जाना, मेरी मेहनत पर जाना, ठीक है, मेरी आवाज़ पर आज मत जाना, ठीक है बच्चों। तो पहली सर्विस होती है बैंक ड्राफ्ट, इसे हम बोलते हैं डीडी। दीदी नहीं, वो जो आपके साथ, जो आपकी स्कूल में, आपकी क्लास में जो दीदी आप बना के बैठे हुए हो, वैसे आप दीदी कहाँ बनाते होगे, आप तो सब लड़कियों को फ्रेंड्स ही बनाते हो, मुझे पता है, बट ठीक है, दीदी नहीं, डीडी, डिमांड ड्राफ्ट, उसे क्या बोलते हैं, डिमांड ड्राफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है जान लेते हैं। इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच मनी कैन बी रेमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। अब बोलोगे चेक हुआ भैया, जब एक बंदे से दूसरे बंदे को पैसा पहुंचा रहे थे तो चेक हुआ, नहीं नहीं। लेकिन डीडी में यानी डिमांड ड्राफ्ट में क्या होता है, जैसे कि आपके पापा स्कूल गए आपकी फ़ीस पे करने, ठीक है, और आपके पापा ने बोला कि मुझे 20,000 रुपये की अपने बच्चे की फ़ीस पे करनी है, तो बैंक वालों ने स्कूल वालों ने बोला कि जाओ जाके डीडी करवा के आओ, यानी डिमांड ड्राफ्ट करवा के आओ, ठीक है। तो आपके पापा आप गए वापस बैंक में, ठीक है, और बैंक वालों को बोला कि मुझे डीडी बनवा के दे दो 20,000 रुपये का, मुझे अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस भरनी है। तो बैंक वालों ने बोला कि ठीक है 20,000 रुपये लेके आओ, ठीक है, 20,000 रुपये दो, अभी हम आपको डीडी बनवा के दे देते हैं, ठीक है। तो आपके पापा ने क्या किया, 20,000 रुपये दिए और बैंक वालों ने उनको डीडी बना के दे दिया, ठीक है। ऐसे कुछ रिसीप्ट टाइप होता है वो, ठीक है। और इसके बदले यानी जो बैंक वालों ने डीडी बना के दिया है आपके पापा को, उसके बदले में वो अपना सर्विस चार्ज भी काटते हैं। जैसे कि 20,000 की डीडी बनवाई तो उस पर 200 रुपये उन्होंने अपने चार्ज कर लिया, वो बैंक टू बैंक वेरी करता है, ठीक है। तो क्या होता है, बैंक ड्राफ्ट या डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, एक ऐसा रिसीट होता है जिसे हम बनवाते हैं, ठीक है, और उस पर जो बैंक होता है वो अपना सर्विस चार्ज भी लेता है, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में। तो ये आपको एग्जांपल के जरिए मैंने क्या समझाया है, डिमांड ड्राफ्ट समझाया है। ये चेक नहीं होता है, आपको चेक जैसे लगता ज़रूर होगा, बट इसकी कन्फ्यूजन आप दूर कर दो कि ये चेक नहीं होता है, ये डिमांड ड्राफ्ट रहता है जो कि हम बैंक से जाके बनवाते हैं। जब हम बैंक को पैसे देते हैं अपने, तो बदले में बैंक अपने की डीडी बना के दे देता है, उसके बदले अपनी सर्विस चार्ज भी लगाता है, ठीक है बच्चों। तो अब नेक्स्ट आता है बैंकर्स चेक यानी पे ऑर्डर। दिस इज अ डॉक्यूमेंट विच इंस्ट्रक्ट बैंक टू पे सर्टेन सम टू अ थर्ड पार्टी। इसमें भी क्या होता है, ये भी डीडी जैसा ही होता है, लेकिन इसमें बस ये डिफरेंस आता है कि लोकली चलता है, ठीक है। ये क्या चलता है, लोकल ड्राफ्ट टाइप रहता है। जो हमारी डिमांड ड्राफ्ट थी ना, वो हम किसी को भी पे कर सकते थे, ठीक है। मान लीजिए आपका जो स्कूल है वो आपके एरिया में तो ठीक है, लेकिन अगर आपका स्कूल कॉलेज कहीं और भी होता, किसी इंडिया की और सिटी में भी होता, तो भी डिमांड ड्राफ्ट काम कर देता, ठीक है। लेकिन बैंकर्स चेक में ऐसा नहीं होता। ये जो बैंकर्स चेक होता है ना, ये होता तो बिल्कुल डीडी जैसा ही है, लेकिन ये एक ही एरिया में, एक ही सिटी में काम करता है, ठीक है। तो उसकी लोकल लिमिट रहती है, ये एक लोकल ड्राफ्ट रहता है, ठीक है। यानी आप एक सिटी से दूसरी सिटी में इस ड्राफ्ट को इशू नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में बच्चों। अब नेक्स्ट आता है ओवरड्राफ्ट। ये तो नाम से ही समझ आ रहा है, ओवरड्राफ्ट यानी जो लिमिट है उससे ज़्यादा, तो वो उसका नाम क्या रखा गया, ओवरड्राफ्ट रखा गया। अंडर दिस अरेंजमेंट अ कस्टमर हैविंग करंट अकाउंट इज अलाउड टू विड्रॉ मोर देन द बैलेंस इन हिज अकाउंट। इसमें क्या होता है कि जो यूज़र रहता है, ठीक है, जो बैंक अकाउंट का जो यूज़र रहता है, उसके अकाउंट में जो बैलेंस रहता है वो उससे ज़्यादा भी पैसे निकलवा सकता है, ठीक है। मान लीजिए मेरा करंट अकाउंट है और मेरे बैंक में बस 1 लाख रुपये ही है, लेकिन मुझे 1,20,000 रुपये चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ओवरड्राफ्ट करवा सकती हूँ, ठीक है। यानी मेरे बैंक अकाउंट में तो 1 लाख रुपये हैं, मैं 1 लाख रुपये तो वो निकलवा ही रही हूँ, बट बल्कि जो बैंक है मुझे 20,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है। अब ऐसा नहीं है कि जो बैंक है, बैंक वाले जो है वो मेरे रिश्तेदार हैं इसलिए मुझे 20,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, नहीं नहीं, ये जो 20,000 रुपये होंगे ना वो मुझे रीपे करने पड़ेंगे, ठीक है, विद सम इंटरेस्ट अमाउंट। यानी जो 20,000 रुपये हैं वो मुझे चुकाने पड़ेंगे विद सम इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है, ब्याज सहित। फिर नेक्स्ट आता है कैश क्रेडिट। अंडर दिस अरेंजमेंट द बोरोवर इज अलाउड टू विदड्रॉ अप टू सर्टेन लिमिट अगेंस्ट सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है, जब हम बैंक के पास जाते हैं, ठीक है, और हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी किसी वैल्यूएबल चीज़ को गिरवी रख देते हैं और उसके बदले हमें बैंक क्या दे देता है, कैश दे देता है। जैसे कि मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं गई और बैंक वालों को अपनी सोने की चेन दे दी कि ये लो, ठीक है, ये मेरी सोने की चेन 30,000 रुपये की, और आप मुझे 30,000 रुपये निकाल के दे दो, ठीक है। तो बैंक वाले ने मुझे 30,000 रुपये दे दिए। अगर इन केस, ठीक है, मैं रीपे नहीं कर पाती हूँ तो बैंक वाले क्या करेंगे, जो मेरी सोने की चेन होगी उसको बेच देंगे, ठीक है। तो ये जो कैश क्रेडिट होता है ना, ये बेसिकली एक कोलैटरल का काम करता है, ठीक है, कोलैटरल का काम करता है। आई वो समझ में। तो इधर हम क्या करते हैं, अपनी किसी भी वैल्यूएबल चीज़ को जाके
गिरवी रख देते हैं और उसके बदले बैंक हमें कैश इशू कर देता है। आई वो समझ में बच्चों। अब नेक्स्ट होता है शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म लोन। अब लोन के बारे में तो देखो आपको पता ही है, ठीक है, यानी जब हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है हम किसी भी चीज़ को कोलैटरल पे रख देते हैं और बैंक हमें क्या दे देता है, लोन ग्रांट कर देता है, और वो लोन हमें रीपे करना पड़ता है EMI पे, ठीक है। So a loan is lump sum advance repayable on expiry of a specified period. The loan may be paid back by the borrower in installment. अब जो लोन है, ठीक है, उसको हम एक बार में ना रीपे करके हम क्या करते हैं, हर महीने भी उसको रीपे कर सकते हैं, ठीक है, EMI में, यानी इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। आई बात समझ में, ठीक है। लोन के बारे में तो ऑलरेडी आपको अच्छे से पता ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी बता दिया है। आई बात समझ में, और सर्विस के बारे में जान लें, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है डेबिट कार्ड। इट इज़ अ फैसिलिटी ऑफर्ड टू अकाउंट होल्डर्स टू मेक पेमेंट अप टू इट्स अमाउंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस इन देयर अकाउंट। अभी जो डेबिट कार्ड होता है ना, ये बेसिकली एक ATM कार्ड ही होता है, वैसा समझ लो, ATM कार्ड और डेबिट कार्ड एक ही होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम अपने अकाउंट से उतने ही पैसे निकलवा सकते हैं जितने हमारे अकाउंट में हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे अकाउंट में 25,000 रुपये हैं, ठीक है, तो मैं बस डेबिट कार्ड के ज़रिए 25,000 रुपये ही निकलवा सकती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं विड्रॉ करवा सकती, ठीक है। तो डेबिट कार्ड हमें ऐसी फैसिलिटी देता है यानी जितने हमारे बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं हम उतने ही निकलवा सकते हैं, हम उतने ही विड्रॉ करवा सकते हैं, उससे ज़्यादा हम विड्रॉ नहीं करवा सकते। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट आता है बैंक चेक। नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, इसका नाम है क्रेडिट कार्ड। क्या है, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। So a credit card is like a bank account without having balance in it. It enables the bank card holders to have overdraft facility to a fixed limit depending upon the credit worthiness of the party. इसमें क्या होता है, ठीक है, ये जो क्रेडिट कार्ड रहता है ना, एक बैंक अकाउंट जैसा ही रहता है, लेकिन इसमें कोई बैलेंस नहीं रहता है, इसमें कोई यानी इसमें कोई पैसा नहीं रहता है। जैसे कि जो बैंक वाले होते हैं ना, वो हमें क्रेडिट कार्ड इसलिए इशू करते हैं, क्रेडिट कार्ड का ऑफर इसलिए देते हैं ताकि आप महीने का लिमिट सेट करवा लो, ठीक है, और उतना खर्चा आप कर लो। लेकिन जैसे ही मंथ एंड आता है, ठीक है, ये मंथ एंड आता है या जो स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ पे आपको उतने पैसे बैंक को रीपे करने पड़ते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है और इसकी लिमिट है, मंथली लिमिट 50,000 रुपये, ठीक है। तो अब एक महीने के अंदर में 50,000 रुपये आराम से अपने पूरे खर्च कर सकती हूँ जो बैंक वालों ने मुझे दिए हुए हैं, यानी मेरी क्रेडिट लिमिट कितने की है, 50,000 रुपये की है। अब 50,000 रुपये मैं आराम से खर्च कर सकती हूँ, लेकिन जैसे ही मंथ एंड होता है या जो नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में मुझे बैंक वालों को पूरे 50,000 रुपये अपनी जेब से लाके देने पड़ेंगे, ठीक है। तो बैंक वाले क्या करते हैं, हमें क्रेडिट हर महीने क्या करते हैं, उधारी दे देते हैं, मुझे 50,000 रुपये की उधारी दे देते हैं कि जा बेटा तुझे जितने खर्च करने हैं तो आराम से कर ले, लेकिन ये पैसे मुझे अगले महीने या मंथ की एंड पर मिल जाने चाहिए, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड बेसिकली क्या काम करता है कि जो बैंक वाले होते हैं वो आपको क्रेडिट का ऑप्शन देते हैं और आप उस पूरे पैसे को खर्च कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी जो डेट आती है, मंथ की एंड डेट या जो भी डिसाइडेड डेट रहती है, स्पेसिफाइड डेट रहती है, उस दिन को आपको पूरे पैसे वापस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो बैंक वाले हमारे रिश्तेदार नहीं लगते हैं बेटा कि फ्री में पैसा बांटते रहेंगे, ठीक है। तो आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्या आता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेफ्ट। अंडर दिस the fund is directly transferred from one account to another. The key difference between NEFT and RTGS is that RTGS is on gross settlement basis, whereas NEFT is on net settlement basis, ठीक है। The minimum transaction value of RTGS is 2 लाख रुपये, whereas there is no limited for नेफ्ट, ठीक है। तो अब नेफ्ट में बेटा क्या होता है, ठीक है, नेफ्ट में ना बैचेस बन जाते हैं। अब मान लीजिए मैं 12 बजे गई बैंक में, ठीक है, और मैंने बैंक वालों को 2 लाख रुपए निकाल के दिए और बोला कि आप ना 2 लाख रुपए की नेफ्ट कर लो, ठीक है। तो मैं गई 12 बजे, ठीक है, कितने बजे गई मैं, 12 बजे बैंक गई, ठीक है। तो बैंक वालों ने क्या किया, 12 से 1 के बीच में, ठीक है, 12 से 1 के बीच में जितने भी लोग आए हैं उनके पास नेफ्ट करवाने के लिए, यानी मुझे 2 लाख रुपए की नेफ्ट करवानी थी, ठीक है, ये चलिए मुझे 3 लाख रुपए की नेफ्ट करवानी थी, ठीक है। तो 12 से 1 के बीच में जितने भी लोग आए हैं ना नेफ्ट करवाने, उन सब लोगों का पैसा इकट्ठा कर लिया, ठीक है। फिर 1 से 2 के बीच में बैंक वालों ने क्या किया, वो पैसा ट्रांसफ़र
किया, ठीक है। मैंने बोला बैंक वालों को, ठीक है, मैं 12 बजे गई बैंक और मैंने बोला मुझे 3 लाख रुपए की नेफ्ट करवा दो, मुझे अपनी जो फ्रेंड बैठी हुई है मेरी दिल्ली, मुझे उसको भेजनी है, ठीक है। तो फिर क्या किया बैंक वालों ने, और लोगों का इंतज़ार किया कि और भी बाकी सारे लोग आ जाएँ, ठीक है, 12 से 1 के बीच में, और हम उन सारे जो सारा पैसा को इकट्ठा हम नेफ्ट कर देंगे, ठीक है। फिर 1 से 2 के बीच में बैंक ने क्या किया, नेफ्ट कर दिया, ठीक है, यानी पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। और जो फिर मेरी जो फ्रेंड बैठी हुई थी दिल्ली में, ठीक है, उसको 2 से 3 के बीच में वो जाके पैसा मिला, ठीक है। यानी मैंने 12 से 1 के बीच में जाके 3 लाख रुपए जमा किए, ठीक है। बैंक वालों ने कब वो पैसा ट्रांसफ़र किया, 1 से 2 के बीच में। और मेरी फ्रेंड को कब देखा, मेरी फ्रेंड को कब रिफ्लेक्ट हुआ, 2 से 3 के बीच में। तो ये जो क्या बोलते हैं नेफ्ट होता है ना, ये बैचेस में अलॉट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको एकदम से पैसे नहीं दिखते। यानी अगर मैं 12 बजे गई, 12:30 बजे गई, तो मेरी फ्रेंड को एकदम से 12:30 बजे उस नेफ्ट यानी 2-3 लाख रुपए नहीं दिख जाएंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, यानी 1-2 घंटे का फ़र्क रहता ही है, क्योंकि जो बैंक वाले होते हैं वो बैचेस अलॉट कर देते हैं। आई बात समझ में। लेकिन आरटीजीएस में क्या होता है ना, रियल टाइम से मतलब आप समझ ही सकते हैं, एकदम से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से आपको वो पेमेंट दिख भी जाएगी, ठीक है। तो आरटीजीएस में क्या होता है, रियल टाइम, यानी जिस मोमेंट में आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके अगले मोमेंट ही आपको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। सो आरटीजीएस और फंड ट्रांसफ़र सिस्टम where transfer of money and or security take place from one bank to another on real time और ग्रॉस बेसिस, ठीक है। यानी जब हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं वैसे ही वो मिल जाता है, ठीक है। लेकिन क्या डिफरेंस है इसमें, द मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आरटीजीएस इज 2 लाख रुपये, देयर इज नो मिनिमम वैल्यू फॉर नेफ्ट। लेकिन आरटीजीएस में क्या होता है ना बेटा, इसमें 2 लाख की मिनिमम वैल्यू तो रहती है, यानी आप 2 लाख रुपये से कम की आरटीजीएस नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने की लिमिट रहती है, 2 लाख रुपये की। आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा करवा सकते हैं, लेकिन 2 लाख रुपए से कम नहीं करवा सकते हैं। लेकिन नेफ्ट में क्या होता है, आप 2 लाख रुपए से कम की भी नेफ्ट करवा सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आरटीजीएस और नेफ्ट में यही डिफरेंस होता है कि आरटीजीएस में त्यों के पैसे आपको मिल जाते हैं, यानी जैसे ही मैंने पैसे आरटीजीएस करवाए आपको वैसे ही मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। और इसमें क्या होती है, इसमें लिमिट रहती है 2 लाख रुपए की। लेकिन इसमें नेफ्ट में क्या होता है, इसमें कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं रहती है और इसमें थोड़ा टाइम लगता है रिफ्लेक्ट होने में, ठीक है, यानी 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। आई बात समझ में बच्चों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके डिफरेंस पूछ लेते हैं 1 मार्कर में। हो सकता है आपको एक पॉइंट बताएं या कोई भी एक पॉइंट बता दो कि आरटीजीएस और नेफ्ट में क्या डिफरेंस है, हो सकता है वो 1 मार्क का क्वेश्चन में आ जाए, तो आपको उसका डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। बढ़े आगे, तो नेक्स्ट सर्विस आती है एटीएम जैसे वो डेबिट कार्ड के बारे में पढ़ा ना, बस वही है। To use an ATM, you insert a plastic card in the machine and enter your identification code. If the code matches, the machine responds by giving cash, taking deposits, etc. यानी जब हम ATM में जाते हैं, ATM ठीक है हर आपको गली के बाहर मिल ही जाते हैं, हर थोड़ी के डिस्टेंस में आपको ATM सेटअप दिख जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपना ATM कार्ड लेके जाते हैं, ठीक है, घुसेड़ते हैं उसके अंदर और अपनी पिन डाल देते हैं, ठीक है। अगर वो पिन मैच होती है तो झर्र से पैसे नीचे से निकल जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, ATM ही होता है। आई बात समझ में। एटीएम के बारे में तो आपको अच्छे से पता ही होगा, आपने यूज़ भी किया होगा। बस फिर क्या आता है, ई कैश, डिजिटल कैश। अब इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, क्योंकि ये तो सबसे ट्रेंडिंग चीज़ यही है आजकल के ज़माने में, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, लोग अगर आरटीजीएस, नेफ्ट वगैरह, चेक वगैरह इशू करवाएं या ना करवाएं, लेकिन आजकल जो लोग हैं ज़्यादातर यही मोड यूज़ कर रहे हैं, ई कैश, डिजिटल कैश का, ठीक है। तो क्या होता है ये, इट इज़ ए न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। ई-कैश इज़ यूज्ड ओवर इंटरनेट, ईमेल और पर्सनल कंप्यूटर ऑन मोबाइल, फॉर एग्जांपल पेटीएम, फ़ोनपे। यानी जब लोगों को, ठीक है, अगर पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट के माध्यम से, तो उससे बोलते हैं हम ई-कैश या डिजिटल कैश, ठीक है। जो फ़ोनपे हुआ, पेटीएम हुआ, आप कहीं भी जाते हो ऐसे स्कैन करते हो QR कोड में, ठीक है, या नंबर पे भी जो डाल देते हो, वो क्या है, पेटीएम, फ़ोनपे, वो सब किसका एग्जाम्पल है, ई-कैश, डिजिटल कैश का ही एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों। तो ये तो बहुत ही रेलिवेंट चीज़ें थे, ये ज़रूर थोड़ी टिपिकल हो जाती हैं, लेकिन ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब जान लेते हैं, बढ़ते हैं कि ई बैंकिंग के क्या बेनिफिट्स हैं कस्टमर्स को, यानी ग्राहकों को यानी हम जैसे लोगों को क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। ई बैंकिंग आपको पता ही है ना, ई बैंकिंग यानी जो बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में की जाती है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, उसे क्या हम बोलते हैं, ई बैंकिंग। जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में की जाती है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम ई बैंकिंग,
आई बात समझ में बच्चों? ई बैंकिंग का आपको अच्छे से पता ही है, जो आजकल बहुत रेलेवेंट जो टॉपिक है, ठीक है। आजकल जो पेमेंट्स वगैरह की जाती हैं वो ज़्यादातर ई बैंकिंग के माध्यम से ही की जाती हैं। तो ये आपके लिए कोई नई चीज़ तो है नहीं, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, क्योंकि ये चीज़ आप खुद रोज़ प्रैक्टिकली इन चीज़ों से डील करते हो। आई बात समझ में बच्चों? तो पहला आता है डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी क्यों भैया? क्योंकि क्या होता है ई बैंकिंग वगैरह में जो हमारी हम जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हैं वो आराम से हम अपने मोबाइल पर ही उसे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब मेरा HDFC में बैंक अकाउंट है, ठीक है, तो मुझे तो बैंक जाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि सारी जो अपने ट्रांजैक्शंस का जो रिकॉर्ड होता है उन्हें कैसे ट्रैक करती रहती हूँ, जो मेरा मोबाइल का जो ऐप है, HDFC का जो नेट बैंकिंग का ऐप है, सारे अपने जो ट्रांजैक्शंस होते हैं मैं उसी से ट्रैक करती रहती हूँ। तो इससे क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, ठीक है। यानी जो जैसे चीज़ें हो रही हैं ना वैसे ही मुझे दिख रहा है। अगर मेरे अकाउंट से 1 रुपये भी कट रहे हैं, ठीक है, तो वो भी अलग से मुझे दिख जाता है कि इतने रुपए कट रहे हैं और ये इंसान यानी जो बैंक वाले हैं, ठीक है, वो काट रहे हैं मेरे 1 रुपये, ठीक है, तो मुझे साफ वो दिख जाता है। तो इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है। आई बात समझ में बच्चों? फिर नेक्स्ट होता है 24/7 सर्विसेज, यानी ये 365 डेज, साल के पूरे 365 डेज और दिन के 24 घंटे ये जो सर्विसेज रहती हैं वो ऑन रहती हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं जैसे कि हम बैंक में जाते थे, ठीक है, जब पहले ये ई बैंकिंग नहीं था, हमें किसी को अगर पैसे ट्रांसफ़र करने होते थे, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता था, शाम होने से पहले हमें बैंक जाना पड़ता था और पैसे ट्रांसफ़र करवाने पड़ते थे। क्यों? क्योंकि 4 बजे तो बैंक बंद हो जाते थे, संडे को भी बैंक बंद रहता था, पब्लिक हॉलीडे वाले दिन भी बैंक बंद रहता था। तो इससे क्या होता था, जो लोग होते थे वो बंद जाते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं रह गया है, आप रात के 3 बजे भी, रात के 4 बजे भी, ठीक है, दोपहर के 3 बजे भी आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 24/7 खुला है, कोई आपको बंदिश नहीं है। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट आता है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस क्यों? क्योंकि आप घर बैठे आप घर पे बैठे हो, आप ऑफिस पे बैठे हो, आप जहाँ मर्जी बैठे हुए हो, आप उधर से ही पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। पहले क्या होता था, आपको अगर पेमेंट करनी है तो आपको स्पेशल बैंक की लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, इससे क्या इंसान परेशान हो जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, आप घर बैठे बैठे पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अब इससे क्या होता है, फाइनेंशियली जो सोसाइटी है ना वो भी डिसिप्लिन होती जा रही है, क्योंकि जो सारे ट्रांजैक्शंस हैं वो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर ही, जो बैंक के एप्लीकेशंस होते हैं वो सारे उसी से दिख जाते हैं। तो कोई भी चोरी चकारी नहीं हो पाती। हाँ, चोरी चकारी तो होती है अभी भी, ठीक है, लेकिन अब कम हो गई है, ठीक है। चोर कहाँ सुधरते हैं यार, ठीक है। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन हो गया है हमारी सोसाइटी में। नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड एक्सेस। अब इसमें अनलिमिटेड एक्सेस क्यों? आप जितने मर्जी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, आपको कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। सेविंग अकाउंट में क्या होता है, ठीक है, जो लिमिट होती है वो सेट कर दी जाती है कि आप इससे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं करवा सकते। लेकिन इसमें क्या, अनलिमिटेड एक्सेस, आप जितनी बार भी दिन में ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, ठीक है, आप जितनी बार भी पेमेंट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, फैमिली वालों को, आप दूर बैठ के भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई भी बंदिश नहीं रह गई है, ठीक है। आई बात समझ में बच्चों? नेक्स्ट आता है लेस रिस्क। अब लेस रिस्क क्यों? क्योंकि जब हम कैश कैरी करते थे अपने पॉकेट्स में, अपने पर्सेस में, तो लोग क्या होते थे, जेब कतरे क्या होते थे, चोर वगैरह हमारे हाथ से पर्स वगैरह छीन के ले जाते थे और सारा पैसा उड़ा लेते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब जो लोग हैं वो कैश कम रखते हैं, ठीक है, हार्ड कैश कम रखते हैं और सारी पेमेंट्स अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे के जरिए ही करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो चोरी चकारी का जो रिस्क है वो कम हो गया है। अब हाँ, आप बोलोगे कि मैम मोबाइल तो चोरी हो जाते हैं। हाँ बेटा, मोबाइल तो चोरी हो जाते हैं, लेकिन जब हम फ़ोन पे या पेटीएम करते हैं तो उसमें पिन यूज़ होती है, ठीक है। वो पिन तो हमें ही पता है ना, वो पिन चोरों को थोड़ी ना पता है। तो इससे आगे क्या होता है, हमारा जो पैसा है वो सेफ ही रहता है। आई बात समझ में? तो ये रिस्की है हार्ड कैश से, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में? ये हो गए बेनिफिट्स हम जैसे कस्टमर्स के लिए, हम जैसे ग्राहकों के लिए। आई बात समझ में? ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे बेनिफिट्स टू बैंक्स, यानी बैंक्स के लिए क्या फ़ायदे हैं। हमारे लिए तो फ़ायदे हैं ही, लेकिन बैंक्स के लिए भी तो होंगे ना, वो हम पढ़ेंगे यहाँ। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस यानी कि अगर एक बैंक देख रहा है, अगर मान लीजिए एक्सिस बैंक वाले देख रहे हैं कि भैया HDFC वाले तो अपने कस्टमर्स को मोबाइल बैंकिंग का फीचर दे रहे हैं, तो हम क्यों ना दें। तो इससे क्या हो गया है, कंपटीशन बढ़ गया है, और जब कंपटीशन बढ़ रहा है तो हमें अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, ठीक है। तो इससे जो बैंक्स होते हैं वो उनको भी एक दूसरे से कंपटीशन की जो फीलिंग है, ठीक है, वहाँ से एडवांटेज मिल रहा है। वो देख रहे हैं अगर HDFC बैंक वाले ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें, ठीक है। तो ये क्या बन गया है, उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया है। फिर नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड नेटवर्क्स।
अब भाई अनलिमिटेड नेटवर्क्स क्यों? अब जितने भी जो बैंक्स हैं, एचडीएफसी के, एक्सिस बैंक वगैरह के, एक सिटी के अंदर अंदर वो खुद जो बैंक वाले होते हैं खुद बैठे बैठे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ई बैंकिंग। तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो इनके जो नेटवर्क्स हैं वो अनलिमिटेड यानी और फैल गए हैं। अगर कोई मान लीजिए दिल्ली में बैठा हुआ है, ठीक है, कोई दिल्ली का बैंक मैनेजर है, वो आराम से ट्रांजेक्शन कर सकता है कोई मुंबई के, ठीक है, बैंक मैनेजर को, ठीक है, आ गई बात समझ में? तो उसको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि जो नेटवर्क्स हैं वो ई बैंकिंग के कारण और फैलते जा रहे हैं और इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है रिड्यूस लोन ऑन ब्रांचेस। अब क्या है, जब हम बैंक्स पे जाते थे, ठीक है, ई बैंकिंग के पहले का टाइम बता रही हूँ, तो बहुत लंबी लंबी लाइंस लगी रहती थी बैंक में, ठीक है, हमें वेट करना पड़ता था। और जो बैंक वाले भी होते थे ना, ठीक है, वो भी परेशान हो जाते थे। परेशान के कारण, ठीक है, इतनी सारी भीड़ देख के वो भी हर कुछ काम करने लगते थे। लेकिन क्योंकि अब ई बैंकिंग का टाइम आ गया है, तो अब बैंक्स में भीड़ कम रहती है, ठीक है, तो उनका भी जो काम है वो क्या हो गया, हल्का हो गया है, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, रिड्यूस लोन ऑन ब्रांचेस, यानी जो ब्रांचेस हैं, जो बैंक्स वाले हैं, उनका भी काम हल्का हो गया है ई बैंकिंग के जरिए, ठीक है, उन पे भी अब ज़्यादा बर्डन नहीं आता है। आई बात समझ में बच्चों? ठीक है, तो आप ये पॉइंट्स नोट कर सकते हैं टिल द टाइम। हाँ जी बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे कि इंश्योरेंस क्या होता है, यानी इंश्योरेंस सर्विसेज क्या होती हैं। तो जान लेते हैं कि डेफिनेशन क्या बोलती है। सो इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड in which insurer agrees to make good the loss of insured on happening of an event in consideration of a regular payment called premium। यानी इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक ऐसा सौदा होता है जिसमें इंश्योरर वादा करता है इंश्योर से कि अगर आपको कोई भी नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई हम करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इंश्योरर और इंश्योर्ड के बारे में आपको बताती हूँ कि क्या होता है। अब ये टर्म्स आपके लिए बड़े न्यू लग रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि इंश्योरर एंड इंश्योर्ड क्या होता है, ठीक है। तो इंश्योरर इज अ इंडिविजुअल और फर्म नोन एज इंश्योरेंस कंपनी विच अग्रीज टू कंपनसेट द लॉस ऑफ इंश्योर्ड। यानी इंश्योरर एक ऐसा इंसान, एक ऐसी कंपनी होती है जो ये वादा करता है इंश्योरर से कि अगर आपके साथ कुछ भी नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई हम करेंगे, ठीक है। तो इंश्योरर कौन होता है? कोई भी इंश्योरेंस कंपनी होती है, ठीक है बच्चों। तो इसे आप इंश्योरेंस कंपनी के नाम से भी जान सकते हैं। बेसिकली इंडिविजुअल्स कम ही होते हैं, फर्म्स होती हैं, और वो फर्म्स कहलाती हैं हमारी इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इंश्योर्ड। यानी इंश्योर्ड कौन होता है? जिसका इंश्योरेंस किया जाता है वो होता है इंश्योर्ड, ठीक है। इज अ इंडिविजुअल और फर्म हु गेट्स कंपनसेशन ऑफ लॉस। यानी ये वो इंसान होता है जिसको मुआवजा मिलता है, जिसको कंपनसेशन मिलता है उसके नुकसान के बदले। इंश्योर्ड पेज रेगुलर अमाउंट ऑफ प्रीमियम। अब ऐसा तो नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी वाले फ्री में उसके नुकसान की भरपाई करते रहते हैं या उसका ठेका उठा के रखा हुआ होता है, ऐसा नहीं होता। जो इंश्योर्ड होता है वो क्या करता है, रेगुलर अमाउंट पे करता है, जो कहलाती है प्रीमियम, ठीक है। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी और अच्छे से। फिर हैपनिंग ऑफ द इवेंट, इट रिफर्स टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिसी और द काइंड्स ऑफ लॉसेस कवर्ड अंडर दी पॉलिसी। यानी हैपनिंग ऑफ द इवेंट, यानी इंश्योरेंस के लिए कुछ घटना भी होनी चाहिए, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट मैटर भी होना चाहिए, कुछ थीम भी होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैंने फायर इंश्योरेंस लिया है तो फायर इंश्योरेंस मुझे किस केस में मिलेगा? जब मेरी दुकान में या जब मेरे घर में आग लगेगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैटर क्या है? फायर है, ठीक है। तो हैपनिंग ऑफ द इवेंट यानी कुछ घटना भी होनी चाहिए तभी आपको इंश्योरेंस मिलेगा। ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनी वाले फालतू नहीं बैठे हुए कि आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। आई बात समझ में? फिर प्रीमियम, प्रीमियम क्या होता है? इट रिफर्स टू एन अमाउंट पेड क्वार्टरली, हाफरली और एनुअली बाय द इंश्योर्ड टू इंश्योरर फॉर गेटिंग कंपनसेशन एट द टाइम ऑफ लॉस। यानी प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम एक ऐसी अमाउंट होती है जो कौन पे करता है? इंश्योर्ड पे करता है इंश्योरेंस कंपनी वालों को, या तो मंथली या तो क्वार्टरली या तो एनुअली, ठीक है। तो जब प्रीमियम पे करते हैं इंश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी को, और फिर जब कुछ लॉस होता है तभी जाके इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? कंपनसेट करती है। अगर इंश्योर्ड ही प्रीमियम पे नहीं करेगा, ठीक है, अगर इंश्योर्ड ही प्रीमियम पे नहीं करेगा, ठीक है, अगर पे नहीं करेगा तो क्या होगा? अगर कुछ लॉस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी वाले फिर उसके जिम्मेदार नहीं रहेंगे, फिर उसको कंपनसेट नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इंश्योर्ड को भी प्रीमियम पे करना चाहिए, ठीक है। जब तक प्रीमियम पे नहीं किया जाएगा तब तक जो इंश्योरेंस कंपनी वाले होंगे वो उसकी जवाबदारी नहीं उठाएंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये थे इसके कुछ बेसिक टर्म्स, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब क्या
इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल्स यानी क्या, रूल्स होते हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। अब भैया इंश्योरेंस करवा रहे हैं, इसके पीछे के भी तो कुछ रूल्स होंगे, तो वो हम जानेंगे यहाँ, ठीक है। तो पहला होता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन फेथ. The insured and insured must disclose all the material facts to each other and both the parties should not hide any fact related to insurance policy from each other. तो ये प्रिंसिपल बोलता है कि जो इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, जो इंश्योरेंस का एग्रीमेंट रहता है, वो एक विश्वास पर टिका रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि जब आप इंश्योरेंस करवाते हो तो इंश्योर्ड की ये जिम्मेदारी होती है कि वो सारी अपने फैक्ट्स, सारी डिटेल सच्ची सच्ची बताए इंश्योरेंस कंपनी वालों को, ठीक है। तो यानी इंश्योरेंस करते वक्त इंश्योर्ड का ये कर्तव्य बनता है कि वो सारी सच्ची डिटेल्स बताए, कुछ भी झूठ ना बोले और कुछ भी चीज़ ना छुपाए, ठीक है। अगर वो छुपाएगा और इन केस कुछ जाके कुछ चीज़ हो जाती है, कुछ घटना हो जाती है और कंपनी वालों को ये पता चलता है कि इसने तो भैया इंश्योर्ड ने तो ये बात हमसे छुपाई हुई थी, तो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे। आई बात समझ में? जैसे कि सपोज एन एग्जाम्पल है इसका कि अगर किसी को कोई अगर हार्ट पेशेंट है, ठीक है, उसको कोई दिल की बीमारी है और उससे इंश्योरेंस करवाते वक्त, लाइफ इंश्योरेंस करवाते वक्त ये बात नहीं बताई कि मैं दिल का मरीज हूँ, और कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई, ठीक है। तो अब इस केस में इंश्योरेंस कंपनी वाले इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है, ये बात तो उसने छुपाई हुई थी, ये तो बात तो उसने बताई नहीं थी। तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी वाले कोई जवाबदारी नहीं उठाएंगे। तो हर एक इंश्योर्ड का ये फर्ज बनता है कि वो अपनी सारी सच्ची डिटेल्स इंश्योरेंस कंपनी वालों को पहले ही बता दे जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके बीच, ठीक है बच्चों। तो ये क्या प्रिंसिपल बोलता है कि गुड फेथ यानी विश्वास पर टिका हुआ है। हमें विश्वास रख के सामने वाले को अपनी सारी डिटेल्स, सारे अपने फैक्ट सच्चे तरीके से बताने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। अगर कुछ छुपा रहे हैं और बाद में वो पता चल रहा है तो उसका भी अगर कुछ नुकसान होता है तो उसमें भी हम ही फंसेंगे, ठीक है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इंश्योरेंस कंपनी वालों को सब सच्चे तरीके से जान लें, ठीक है। फिर अगर हम कुछ छुपा लेते हैं और कुछ इवेंट हैपन हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी वाले बोलते हैं अब आप जानो, आपका काम जाने, हम तो भैया से निकल गए हैं क्योंकि ये बात आपने हमसे छुपाई थी, अब हम थोड़ी इसके लिएबल रहेंगे, ठीक है। तो वो तो अपनी तरफ से सही ही बोल रहे हैं ना, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सारी उनको डिटेल्स, फैक्ट्स सच बता दें, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी. Without interest taking an insurance policy is a gamble and fraudulent activity and law does not permit it. तो ये बोलता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट वाला प्रिंसिपल, ये बोलता है कि बच्चों इंश्योरेंस करवाते वक्त जो आपका सब्जेक्ट मैटर है उस पर आपका मालिकाना अधिकार होना चाहिए। आप भी किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे चीज़ पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे इंश्योरेंस करवाना है तो मैं अपनी ही दुकान पर करवाऊंगी, अपनी ही प्रॉपर्टी पर करवाऊंगी, किसी और की प्रॉपर्टी पर नहीं करवा सकती, ठीक है। अगर मुझे लाइफ इंश्योरेंस करवाना है तो मैं अपनी ही पति का, अपने ही मम्मी पापा का करवाऊंगी, किसी ऐरे गहरे लड़के का नहीं करवाऊंगी, ठीक है बच्चों। अब डिस्क्लेमर ये है कि मैं शादीशुदा नहीं हूं, ठीक है। तो क्या बोलता है कि जिस चीज़ पे आपका अधिकार रहता है, जिस चीज़ पे आपका इंटरेस्ट रहता है, ठीक है, आप उसी चीज़ का इंश्योरेंस करवा सकते हो और किसी भी चीज़ पर आप इंश्योरेंस नहीं ले सकते हो, ठीक है बच्चों। सो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन कैन टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज स्पाउस और हिज और हर चिल्ड्रन। जैसे कि कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अपने बीवी के लिए और अपने बच्चों के लिए ले सकता है, ठीक है, किसी स्ट्रेंजर के लिए, किसी अनजान व्यक्ति के लिए नहीं ले सकता है। आई बात समझ में बच्चों? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। According to this principle, insurance is not a contract of making profit. The purpose of insurance policy is to bring back the insured the same financial position as he was before loss, ठीक है। तो इंडेमनिटी का प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो इंश्योरेंस है ना, ये कोई फायदे का सौदा नहीं है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, अगर आपको कुछ नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई करवाई जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इसको इंश्योरेंस को फायदे, प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी समझ रहे हो, ठीक है। तो उसको आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। सपोज मुझे लॉस हुआ 1 लाख रुपए का। कितने का लॉस हुआ? 1 लाख रुपए का लॉस हुआ, लेकिन मैंने इंश्योरेंस करवाया हुआ था
2 लाख रुपए का, कितने का? 2 लाख रुपए का मैंने इंश्योरेंस करवाया हुआ था। अब मुझे लॉस कितना हुआ है? 1 लाख रुपए हुआ है। मैंने इंश्योरेंस कितने का करवाया था? 2 लाख रुपए का करवाया था। तो मुझे कंपनसेशन जो मिलेगी वो मुझे 1 लाख रुपए ही मिलेगी, मुझे 2 लाख रुपए नहीं मिलेगी, क्योंकि जितना मुझे लॉस हुआ है मुझे उतना ही कंपनसेशन मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है। ठीक है, अगर मैं 2 लाख रुपए क्लेम कर ही नहीं सकती, अगर मैं क्लेम करूंगी तो वो भैया मैं अपना फ़ायदा निकालूंगी, मुझे फ़ायदा नहीं निकालना है। हमें क्या करना है, जितना लॉस होगा हमें उतना ही कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, तो जितना लॉस है उतना ही क्या मिलता है? कंपनसेशन मिलता है। ठीक है, ये कोई प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी नहीं है कि आप सोच रहे हो हम पैसा दबा ले इधर से, ऐसा नहीं होता है भैया। आपका जितना नुकसान हुआ है आपको मुआवजा भी, आपको कंपनसेशन भी उतना ही मिलेगा। ठीक है, आप ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में बच्चों? तो इंडेमनिटी यानी जितने का आपको नुकसान है आपकी उतनी ही भरपाई की जाएगी, ये कोई फायदे का सौदा नहीं है। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर, प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रोक्सिमा। According to the principle, the cause or reason for the loss must be related to the subject matter of the insurance contract. If loss is due to some other causes, then the insurer can deny to pay the compensation. Cause proxima, cause यानी वजह, ठीक है, रीजन, ठीक है, वजह जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोलता है इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट, जब हम इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि जब आप इंश्योरेंस करवा रहे हो आपको इंश्योरेंस उसी चीज़ पे पे किया जाएगा जिस चीज़ पे आपका सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, मान लीजिए मैंने करवाया हुआ था फायर इंश्योरेंस। ठीक है, क्या करवाया हुआ था? अपनी दुकान के लिए, अपनी लड्डू की दुकान के लिए करवाया हुआ था फायर इंश्योरेंस। ठीक है, करवाया हुआ था फायर इंश्योरेंस कि अगर मेरी दुकान में किसी भी प्रकार की आग लगेगी, कुछ अगर मेरी दुकान का सामान जल के राख हो जाएगा वगैरह, तो मैं फायर इंश्योरेंस क्लेम कर सकती हूँ। लेकिन एक दिन बाढ़ आ गई, ठीक है, खूब बरसात हुई, बाढ़ आ गई, मेरा जो सारा लड्डू का बिजनेस था, ठीक है, सारी जो उसकी मशीन थी वगैरह थी सब खराब हो गई। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ है, मेरी जो दुकान खराब कैसे हुई है? फ्लड्स की वजह से, बाढ़ की वजह से मेरी दुकान हो गई खराब। ठीक है, तो अब इस केस में मैं फायर इंश्योरेंस वालों के पास गई और बोला कि देखो मेरी दुकान है, ठीक है, लॉस में चली गई है, बाढ़ आ गई, सारी जो मशीन्स वगैरह है मेरी दुकान की सब खराब हो गई है, तो आप मुझे इंश्योरेंस दे दो। तो कहेंगे क्यों भैया, तू हमारे पास क्यों आई है, तूने तो फायर इंश्योरेंस करवाया हुआ था। तो मैंने बोला फायर इंश्योरेंस यानी? तो उन्होंने बोला कि फायर इंश्योरेंस यानी जब तेरी दुकान में अगर आग लगेगी, अगर कुछ भी इवेंट होता है आग लगने की वजह से, तब हम तुझे फायर इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, और किसी भी इवेंट में हम तुझे फायर इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों? हाँ बच्चों, मैं आगे स्टाइलस उठा के स्टाइलस ही गिरा दिया। देखो यार, मुझे भी इतनी बड़ी हो गई है फिर भी बच्चों जैसी हरकतें मेरी जा नहीं रही हैं। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस क्या बोलता है। So the insured must take care of his property or subject matter of insurance in the same way as he would take care without taking the insurance policy। यानी ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त, ठीक है, इंश्योरेंस जो इंश्योर्ड होता है उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि अब तो मैंने इंश्योरेंस ले लिया है, अब तो जो काम हो, अगर दुकान जल रही है तो जलने दो ना यार, इंश्योरेंस तो मैंने करवा ही लिया है, मुझे तो मेरा पैसा मिल ही जाएगा। तो ये सोच नहीं रखनी है। यानी अगर उसके साथ कुछ भी हो, ऐसा घटना होती है, उसके साथ अगर ऐसा कुछ भी इवेंट होता है जो नहीं होना चाहिए, तो उसको पूरे स्टेप्स लेने चाहिए, पूरे मेजर्स ऐसे लेने चाहिए उस एक्टिविटी को रोकने के लिए। ठीक है बच्चों, तो यानी अगर मेरी दुकान में आग लग रही है, ठीक है, तो मैं खड़ी होकर देखूंगी नहीं कि आग लग रही है तो लगने दो, मुझे पूरी कोशिश करनी है उस आग को बुझाने के लिए। ठीक है, मुझे एम्बुलेंस वालों को कॉल करना है, ठीक है, आस पड़ोसियों को इन्फॉर्म करना है कि जल्दी आओ, अपनी बाल्टियों में पानी भर के उधर आग पे पानी फेंको, ठीक है, आग बुझाओ। तो मुझे पूरी कोशिश करनी है कि उस लॉस को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि इंश्योरेंस ले लिया है अब तो मुझे मेरा पैसा मिल ही जाएगा ना, ये सोच हमें नहीं रखनी है। तो मिटिगेशन ऑफ लॉस यानी हमें पूरी कोशिश करनी है उस नुकसान को रोकने के लिए। ठीक है, ताकि कोई भी ऐसे अनसर्टेन इवेंट ना हो। आई बात समझ में बच्चों? अब पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। इफ ए पर्सन हैज टेकन मोर देन वन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द सेम सब्जेक्ट मैटर, then all the insurers will contribute amount of loss and compensate him for the actual amount of loss। यानी अगर किसी इंसान ने एक से ज़्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है उसी सेम सब्जेक्ट मैटर के लिए, और उसके साथ फिर अगर कुछ भी नुकसान होता है तो वो किसी एक ही इंश्योरेंस कंपनी के पास नहीं जाएगा अपनी अमाउंट क्लेम करने के लिए। ठीक है, उससे बाकी जो कंपनीज हैं उनसे भी इंश्योरेंस अमाउंट की अपनी क्लेम करनी है। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि
मैंने मुझे लॉस हुआ 1 लाख रुपए का, ठीक है, लॉस हुआ मुझे 1 लाख रुपए का, ठीक है, और मैंने 2 जगह से इंश्योरेंस करवाया हुआ था, कंपनी ए एंड कंपनी बी, ठीक है। तो अब इस केस में मैं सिर्फ ए कंपनी के पास या सिर्फ अकेले बी कंपनी के पास नहीं जाऊंगी कि आप मुझे 1-1 लाख रुपए दे दो, नहीं, इन दोनों कंपनी से मुझे बराबर का पैसा लेना पड़ेगा, यानी 50,000 रुपये कंपनी ए देगी और 50,000 रुपये कंपनी बी देगी, ठीक है। तो सिर्फ एक कंपनी लिएबल नहीं रहती है, आपने अगर एक जगह से ज़्यादा जगहों से इंश्योरेंस करवाया हुआ है और अगर आपके साथ कुछ भी लॉस होता है तो आपको मिल बांट के, ठीक है, जो अपनी इंश्योरेंस का अमाउंट है वो आपको कंपनसेट करवानी है, ठीक है। आप किसी एक ही कंपनी के ऊपर पूरी बात नहीं डाल सकते हैं। आई वो समझ में बच्चों। सो प्रिंसिपल ऑफ सबरेशन, अब लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। आफ्टर पेइंग द कंपनसेशन द इंश्योरर स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ इंश्योर्ड। In other words, when the insured is compensated for the loss or damage to the property insured by her or him, the right of ownership of such property passes to the insurer. घबरा गया डेफिनेशन देख के? घबराओ मत, मैं आपको एक अच्छे से एग्जांपल के जरिए बताती हूँ, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक स्कूटी थी, ठीक है, स्कूटी का मैंने बाकायदा इंश्योरेंस भी करवाया हुआ था। अब किसी कारणवश में रात को, ठीक है, क्या हुआ, कहीं मैं बाहर गई हुई थी, जो मेरी स्कूटी थी वो चोरी हो गई, तो मैं गई पुलिस थाने, ठीक है, कंप्लेन करवाई, ठीक है। अब मेरी कंप्लेन करवाई तो पुलिस ने भैया कंप्लेन नोट डाउन कर ली, फिर गई मैं इंश्योरेंस कंपनी वालों के पास कि मेरी स्कूटी तो चोरी हो गई है, तो इंश्योरेंस कंपनी वालों ने बोला ठीक है, आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ था, हम आपको कंपनसेट कर देते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी वालों ने क्या किया, मुझे कंपनसेट कर दिया, ठीक है। अब थोड़े दिन बाद पुलिस वालों का कॉल आया, पुलिस स्टेशन से मुझे कॉल आया कि मैम आपकी स्कूटी हमें वापस मिल चुकी है, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि मुझे इंश्योरेंस कंपनी वालों से भी पैसा मिल चुका है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी वालों से भी पैसा मिल चुका है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी वालों से भी पैसा मिल चुका है मुझे, ठीक है भैया, मुझे कंपनसेशन अपनी मिल गई है। अब जो स्कूटी वापस मिल गई है मेरी पुलिस थाने वालों को, तो क्या वो स्कूटी मुझे मिल जाएगी? नहीं, वो स्कूटी मुझे नहीं मिलेगी, वो स्कूटी पास होगी किस पे, इंश्योरेंस कंपनी वालों के पास, यानी मुझे तो मेरी कंपनसेशन अमाउंट मिल चुकी है। तो अब जो स्कूटी मुझे मिली है, स्कूटी जो पुलिस थाने वालों पुलिस को मिल चुकी है, वो स्कूटी मेरे पास नहीं आएगी, वो स्कूटी जाएगी इंश्योरेंस कंपनी वालों के पास, क्योंकि मुझे तो मेरी कंपनसेशन अमाउंट मिल गई है, अब मेरा उधर से रोल खत्म हो चुका है। आई बात समझ में बच्चों? आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। तो ये थे हमारे कुछ प्रिंसिपल, कॉन्ट्रीब्यूशन, सबरोगेशन, ठीक है, कॉज प्रोक्सिमा, मिटिगेशन ऑफ लॉस और इंडेमनिटी और इंश्योरेबल इंटरेस्ट एंड अटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं बहुत ही इजी हैं, ठीक है। आप ये नाम पढ़ के डर मत जाना कि अटमोस्ट गुड फेथ, सबरोगेशन, कंट्रीब्यूशन, ये सब क्या होता है। मैंने आपको अच्छे अच्छे एग्जांपल्स के ज़रिए समझा दिया है। बस अब वो अगर आप क्या करते हैं, ये जो एग्जांपल्स मैंने आपको समझाए हैं, इन एग्जांपल्स के ज़रिए ही अगर आप अपनी डेफिनेशन क्रिएट कर लेते हैं, अपनी एक्सप्लेनेशन क्रिएट कर लेते हैं ना, तो भी आपका पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर आप एक बार जो डेफिनेशन, जो बुकिश डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको अगर आप नहीं भी लिखते, आप बस एग्जाम्पल्स ही अच्छे से लिखते हो, उन एग्जाम्पल्स को ही अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हो ना, तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि आपके टीचर को ये पता चल जाएगा कि हाँ बच्चे को एक्चुअल में नॉलेज है, बच्चा रट के नहीं आया हुआ है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको हर एक प्रिंसिपल के बाद एक परफेक्ट एग्जाम्पल दिया है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है बच्चों। तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है, आप जब तक ये सारे नोट्स नोट कर लो, ठीक है। तो हाँ जी बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि इंश्योरेंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इंश्योरेंस के क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहला टाइप आता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस क्यों करवाया जाता है? जिंदगी के लिए करवाया जाता है। अब बेसिकली ना 2 टाइप के खतरे बने रहते हैं इंसान को, कि अगर मैं बहुत जल्दी चला गया तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, अगर मैं बहुत लेट गया इस दुनिया से तो इतने बुढ़ापे में कैसे कमाऊंगा यार। तो ये जो 2 रिस्क होते हैं, इन रिस्क की वजह से ही लोग क्या लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस में भी बेसिकली क्या करना पड़ता है, हमें हर महीने या क्वार्टरली या एनुअली जैसे हमें फिट बैठता है वैसे हमें अपनी प्रीमियम अमाउंट पे करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब जान लेते हैं कि इसके मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं।
सो ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, यानी ये वो जो आपका मैंने बताया है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ वाला, यानी विश्वास पर टिका हुआ होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अज्यूम शुड बी ऑनेस्ट एंड मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स अबाउट हिज हेल्प टू इंश्योरर, यानी जो इंसान इंश्योरेंस लेता है उसका पूरा पूरा फर्ज बनता है कि सारी अपनी सच्ची डिटेल्स बताए, कुछ भी झूठ ना बोले और कुछ भी डिटेल्स ना कंसील करे वो इंश्योरेंस कंपनी वालों से, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया है कि अगर कुछ फैक्ट वो छुपाता है और बाद में वही फैक्ट उस पर हावी हो जाता है, तो इसमें जो इंश्योरेंस करवाता है वो ही फंसेगा, इंश्योरेंस कंपनी वालों का फिर कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट होता है द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी, इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इज नॉट नेसेसरी, यानी इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना जब इंश्योरेंस करवाते वक्त इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना ज़रूरी है, ठीक है। यानी अगर मैं अपने बीवी बच्चे, सॉरी मैं तो खुद ही एक लड़की हूँ, मेरे कहाँ से बीवी बच्चे आ जाएंगे, यानी अगर मैं अपने पति का इंश्योरेंस करवा रही हूँ, अपने मम्मी पापा का इंश्योरेंस करवा रही हूँ लाइफ इंश्योरेंस, तो उनका होना भी मौजूद है कॉन्ट्रैक्ट करवाते वक्त, इंश्योरेंस लेते वक्त, ठीक है। फिर से डिस्क्लेमर दे देती हूँ, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, ठीक है। फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ये कोई फायदे का सौदा नहीं होता है, ये सब पढ़ ही चुके हैं फिर, लेकिन फिर से एक बार रिसाइट कर लेते हैं। द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी कंपनसेटेड, दैट इज व्हाई द अमाउंट पेबल इन लाइफ इंश्योरेंस ऑन हेल्थ ऑफ द एश्योर्ड इज फिक्स्ड इन एडवांस, तो जब अमाउंट जो होती है पहले ही सेट कर दी जाती है, ठीक है, और ये कोई फायदे का सौदा नहीं होता, तो जितने का लॉस होता है आपको उतना ही कंपनसेशन मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, ठीक है। तो आप अपनी क्या है रिस्क को कवर करने आए हो, कोई डील करने नहीं आए हो, कोई फ़ायदा कमाने नहीं आए हो, ठीक है बच्चों। तो ये पढ़ लिया हमने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, अगला पढ़ेंगे फायर इंश्योरेंस के बारे में, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है भैया, फायर इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन पार्टी इन रिटर्न फॉर ए कंसिडरेशन एग्रीज टू indemnify the other party for the financial loss which the later may suffer due to damage of the property insured by fire, यानी ये जो हमें फायर इंश्योरेंस हमें कंपनसेशन तब ही मिलता है फायर इंश्योरेंस से जब जो फाइनेंशियल लॉस जो नुकसान होता है, ठीक है, वो आग की वजह से ही होता है ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम एंड अप टू ए स्पेसिफिक अमाउंट, यानी बहुत हाई फाई सी डेफिनेशन है बच्चों, आपको बहुत सिंपल शब्दों में यही लिखना है कि फायर इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो तब प्रोवाइड किया जाता है जब फाइनेंशियल लॉस फायर की वजह से होता है, ठीक है बच्चों। तो इसके भी मेन एलिमेंट्स क्या हैं जान लेते हैं। द इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी एज वेल एज एट द टाइम ऑफ लॉस, यानी जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो जिस चीज़ पे आप अपना फायर इंश्योरेंस लेते हो, ठीक है, उसका लॉस होने पे वही प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं अपनी दुकान का इंश्योरेंस करवा रही हूँ, फायर इंश्योरेंस करवा रही हूँ, तो ठीक है, तो आग मेरी उसी दुकान में लगनी चाहिए, आई बस समझ में बच्चों। फिर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, यानी ये भी विश्वास पर टिका हुआ होता है। सो इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स, यानी वही बात कि आपको सारा सच अच्छे जो सच्चाई है, जो सारे फैक्ट्स हैं वो आपको पहले ही बता देने हैं, कुछ छुपाना नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल, यानी ये भी कोई फायदे का सौदा नहीं है, ये भी प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ही है, ठीक है। एज इंश्योर्ड गेट्स ओनली लॉस अमाउंट ऑफ पॉलिसी विच एवर इज लेस, ठीक है, यानी ये जो हमें कंपनसेशन अमाउंट कब मिलती है जब हमें लॉस होता है, हम उससे ज़्यादा की अमाउंट नहीं निकलवा सकते हैं, ठीक है। द कंपनसेशन इज पेड ओनली व्हेन द लॉस इज ड्यू टू फायर, फिर वही बात आ गई कि ये कंपनसेशन हमें तब ही मिलता है जब नुकसान आग की वजह से होता है, ठीक है, आई बात समझ में। तो इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा यानी जो अभी मैंने आपको पढ़ाया ही था, प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा, यानी जिस वजह आप इंश्योरेंस ले रहे हो उसी वजह से नुकसान होना चाहिए, ठीक है। कोई भी अदर कॉज होगा तो आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर फायर इंश्योरेंस लिया है तो नुकसान भी आग की वजह से ही होना चाहिए, पानी की वजह से होगा तो इंश्योरेंस आपको कंपनसेशन अमाउंट नहीं मिलेगी, ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। यही देखो, अगर आप प्रिंसिपल्स अच्छे से पढ़ लोगे ना तो ये तो चुटकियों का काम है, बस आपको प्रिंसिपल्स अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। वो बच्चों को थोड़े टिपिकल लगते हैं। अब टिपिकल क्यों लगते हैं, क्योंकि जो वर्ड्स हैं ना वो थोड़े हाई फाई से वर्ड्स हैं, थोड़े सोफिस्टिकेटेड से वर्ड्स से तो बच्चे डर जाते हैं। जो एक्सप्लेनेशन भी होती है ना वो बुक में क्या है थोड़ी टिपिकल वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आप उनको एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझोगे, जैसे कि मैंने आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं ना, अगर आप उनके ज़रिए समझोगे तो वो भी बहुत आसान बन जाएंगे आपके लिए। अगर आप एग्जाम्स में एग्जाम्पल्स ही लिख के आओगे, फिर एग्जाम्पल से के ज़रिए ही आप कोई अपनी डेफिनेशन आप अपनी एक्सप्लेनेशन क्रिएट कर लोगे ना तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों को क्या लगता है ये जो इंश्योरेंस वाला टॉपिक है ना बहुत खतरनाक है, ठीक है, न्यू है, हमें कुछ पता नहीं है इसके बारे में, बस थोड़ा बहुत सुना हुआ है इंश्योरेंस के बारे में लेकिन हमें डिटेल में कुछ नहीं पढ़ा। तो बच्चे क्या करते हैं इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं कि यार ये तो बहुत खतरनाक टॉपिक है, लेकिन नहीं, कुछ नहीं है। अगर आप अच्छे से समझ लोगे ना, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, ये टॉपिक आपका फेवरेट बन जाएगा,
ठीक है बच्चों। तो अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं मरीन इंश्योरेंस। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मरीन इंश्योरेंस कैन ऑल्सो बी डिवाइड एज एन अरेंजमेंट, यानी मरीन इंश्योरेंस यानी जो भी समुद्र जो पानी वाला होता है, ठीक है, शिप्स वगैरह पे किया जाता है, तो वो होता है हमारा मरीन इंश्योरेंस, ठीक है। which the insurer undertakes to indemnify the insured in the manner and to the extent thereby agreed against marine loss, यानी जो भी मरीन लॉस होता है उसी के लिए हमें मरीन इंश्योरेंस मिलता है और किसी वजह से हमें नहीं मिलने वाला, ठीक है बच्चों। तो मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं इंश्योरेंस के जान लेते हैं, ठीक है। पहला आता है कार्गो इंश्योरेंस। दिस फॉर्म ऑफ मरीन इंश्योरेंस इंक्लूड्स द कार्गो और द गुड्स कंटेन्ड इन द शिप एंड द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द क्रू एंड पैसेंजर्स, यानी कार्गो इंश्योरेंस मतलब क्या होता है, जो भी आपका जो शिप होती है, ठीक है, जो शिप होती है क्या करती है, एक देश से दूसरे देश तक वो ट्रैवल करती है, ठीक है, समुद्र में सफ़र करती है, ठीक है। तो जो भी उस शिप में सामान होता है, जो भी शिप के जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स का जो सामान होता है, वो इंश्योरेंस, जब उन चीज़ों पर इंश्योरेंस करवाया जाता है तो उससे बोलते हैं हम कार्गो इंश्योरेंस। तो ये बेसिकली किस पे करवाया जाता है, जो शिप के अंदर जो सामान होता है, ठीक है, उस पर करवाया जाता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, किस पे करवाया जाता है, पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द क्रू एंड पैसेंजर्स, ठीक है। ये जो शिप में सामान लदा हुआ होता है ना, ये उसके ऊपर करवाया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा हल इंश्योरेंस। अंडर दिस द होल शिप इंश्योर्ड, तो इसमें क्या होती है, पूरी शिप ही कवर्ड होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर समुद्र में शिप क्या कर रही है, ठीक है, चल रही है और कोई बहुत बड़ी सुनामी आती है, कोई बहुत बड़ी लहर आ जाती है, ठीक है, और वो शिप डूब जाती है, तो ठीक है, इसमें इस केस में क्या होगा, हल इंश्योरेंस काम आएगा, क्योंकि जो भैया पूरी शिप ही डूब गई है, तो इसमें क्या कवर होता है, पूरी शिप ही कवर हो रही है। कार्गो इंश्योरेंस में क्या कवर हो रहा था, जो शिप के अंदर का सामान था बस वो कवर हो रहा था, ठीक है। लेकिन हल इंश्योरेंस में क्या होता है, पूरी शिप ही कवर होती है आपकी, ठीक है बच्चों। आई बस समझ में, बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं ये कौन से वर्ड्स आ गए हैं, लेकिन कोई खतरनाक वर्ड्स नहीं है, आप बस इनका एक वर्ड पकड़ लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है फ्रेट इंश्योरेंस। सच इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ फ्रेट। इन मैनी केसेस द ओनर ऑफ द गुड्स पे द फ्रेट ओनली व्हेन डिलीवरी ऑफ गुड्स इज सिक्योर्ड ऑन द हार्बर। तो ये क्या एक सिक्योर्ड मेथड है, ठीक है। ये जो फ्रेट इंश्योरेंस है ना, ये सिक्योर्ड है, ठीक है, क्योंकि ये बोलता है आपको तब ही इंश्योरेंस मिलेगा जब आपको एक्चुअली में कोई नुकसान होगा, ठीक है। कार्गो इंश्योरेंस में क्या था, शिप में जो सामान था उस पर इंश्योरेंस करवा दिया जाता है। हल इंश्योरेंस में क्या होता है कि पूरी शिप का ही इंश्योरेंस करवा दिया जाता है। लेकिन फ्रेट इंश्योरेंस ये बोलता है जब एक्चुअली में कोई लॉस होगा शिप या शिप के अंदर के सामान का, तभी हम फ्रेट इंश्योरेंस करवाएंगे, ठीक है। आई बात समझ में बच्चों, तो बढ़े आगे, ठीक है। अब लास्ट आता है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ यानी हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, ये तो आपको समझ आ ही रहा होगा। सो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स फॉर ए पेमेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इन केस ऑफ इलनेस ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन एंड हिज फैमिली, यानी अगर जो भी व्यक्ति इंश्योरेंस करवाता है, अगर वो अपने लिए करवाता है या अपनी फैमिली के लिए करवाता है कि उसकी कोई तबीयत बिगड़ जाती है, ठीक है, तो वो किसके अंडर कवर होता है, हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर में कवर होता है, ठीक है। अब इसके भी क्या हैं, टाइप्स हैं। पहला आता है बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस, यानी ये बेसिक खर्चे होते हैं। इन खर्चों में क्या क्या आता है, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा, यानी जब आप एडमिट होते हो, ठीक है, अगर आप 5 दिन के लिए एडमिट हो, 10 दिन के लिए एडमिट हो, तो जो भी आपका बिल बना है ना, वो सब इसके अंडर ही कवर हो जाता है। एंड डॉक्टर सर्विसेज, यानी जो भी डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट दे रहा है, ठीक है, तो वो भी सब किसके अंडर कवर हो रहा है, बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस के अंडर में कवर हो रहा है, ठीक है। फिर मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस। अब मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस में क्या होता है, अगर आपको कोई बड़ी बीमारी लग गई है, ठीक है, कोई अगर आपको कैंसर है या ठीक है, या कोई दिल की बीमारी लग गई है, ठीक है, तो अगर कोई बड़ी बीमारी है तो वो किस में कवर होगा, मेजर मेडिकल एक्सपेंस में कवर होगा, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन। लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन यानी अगर कोई बहुत समय से बेड पर है तो वो कौन सा इंश्योरेंस लेता है, लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन वाला। इसमें क्या होता है, जो नर्सिंग होम चार्जेस, यानी जो अब ऑफकोर्स भैया अगर कोई बहुत बीमार हो गया है, ठीक है, लंबे समय से अगर वो बेड पर है तो पूरे टाइम तो हॉस्पिटल में बैठेगा नहीं ना, ठीक है, तो उसको घर तो लौटना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, जो नर्सिंग के जो होम चार्जेस होते हैं, जो नर्स आपकी घर में ही देखभाल करने आती हैं, ठीक है, उनके चार्जेस भी इंक्लूडेड रहते हैं, यानी वो भी इस इंश्योरेंस में कवर होता है, ठीक है। फिर आता है मेडिकल सप्लीमेंट। फिल्स गैप्स इन मेडिकेयर प्रोग्राम्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी। अब इसमें क्या होता है कि जो आपके मंथली चेकअप्स होते हैं, ठीक है, जो आपके मंथली चेकअप्स होते हैं, ईयरली चेकअप्स होते हैं, जब भी आप चेकअप कराने वगैरह जाते हैं तो ये सब किस में कवर होता है, मेडिकल सप्लीमेंट में कवर होता है, ठीक है। यानी ये बीमारी से हटके है, ठीक है, जो भी आप चेकअप्स वगैरह के लिए जाते हैं, भले वो आपका सोनोग्राफी करवाए, अल्ट्रासोनोग्राफी करवा रहे हो, जो भी आप करवा रहे हो, कोई आप अपनी पूरी बॉडी चेकअप करा रहे हो, देखो चेकअप बोलना कितना टंग ट्विस्टर है, ठीक है, बॉडी चेकअप करा रहे हो, मेडिकल चेकअप करवा रहे हो, तो वो किस में आएगा, मेडिकल सप्लीमेंट में आएगा, ठीक है।
फिर आता है डिसेबिलिटी इनकम, वो नाम से पता चल रहा है, यानी अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है कि आप काम करने की क्षमता ही खो देते हो, आप डिसेबल हो जाते हो, तो वो किस में आएगा, डिसेबिलिटी इनकम में आएगा। ठीक है, रिप्लेसेस द इनकम लॉस्ट बाय द इंश्योर्ड व्हाइल द इंश्योर्ड इज अनेबल टू वर्क। अब ये भी जो बच्चे क्या होते हैं वर्ड्स देख के डर जाते हैं, लेकिन नहीं, आपको बस क्या है इनका मतलब समझना है। अगर आप एक वर्ड भी पकड़ लेते हो ना तो बाकी की एक्सप्लेनेशन आप आराम से बना सकते हो बच्चों। ठीक है, तो आई बात समझ में, ये हो गए हमारे इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है बच्चों, तो हम लास्ट पढ़ते हैं। अब लास्ट टॉपिक्स जो हमारा छूट गया है, मतलब रह गया है, वो है कम्युनिकेशन सर्विसेज। अब कम्युनिकेशन सर्विसेज में भी दो टाइप होते हैं, पहला होता है पोस्टल और दूसरा होता है टेलीकॉम। ठीक है, तो पोस्टल सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये जो सारी पोस्टल सर्विसेज होती हैं ना, पहली बात तो गवर्नमेंट इन्हें कंट्रोल करती है। ठीक है, सपोज पोस्टल, टेलीकॉम वगैरह, ये जो सारा इसकी देखरेख किसके अंडर में आता है, सारे ये डिपार्टमेंट किसके अंडर में आता है, कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की ही अंडरटेकिंग होती है। आई बात समझ में, पोस्टल मिनिस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है, ये क्या है, एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ही होता है। ठीक है, इनके अलग से जो डिपार्टमेंट्स बने रहते हैं। ठीक है, तो उसको कौन कंट्रोल करता है, सरकार ही चलाती है। फिर नेक्स्ट आता है द पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड सर्विसेज एज एट नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल, यानी सिर्फ देश में ही नहीं पूरे विश्व भर में भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, स्पीड पोस्ट सर्विसेज भी चालू की है, कुरियर सर्विसेज भी चालू की है, यानी आप एक देश से लेके अगर इंडिया में बैठे बैठे आप किसी और कंट्री में भी, ठीक है, अपना सामान भेज सकते हो, कुरियर वगैरह करवा सकते हो। ठीक है, हाईली रिलायबल, यानी ये ट्रस्टवर्दी होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, ट्रस्टवर्दी होती हैं, ये कोई फ्रॉड वाली स्कीम्स नहीं है। ठीक है, सस्ती भी होती हैं और रिलायबल भी होती हैं, यानी हम इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई फ्रॉड वाली स्कीम नहीं है कि हमने अपना सामान भेजा और कहीं वो और चला गया, नहीं नहीं, इधर ऐसा नहीं होता, हम इन पे अपना विश्वास जता सकते हैं। ठीक है, ड्रॉबैक्स क्या हैं, थोड़ी स्पीड में स्लो रहते हैं, सरकारी काम है तो वो सरकारी काम तो ढीला ही होता है। ठीक है, ये तो हमें पता है। फिर ब्यूरोक्रेटिक इन नेचर, यानी एक इंसान का दबदबा बहुत होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब एक इंसान का दबदबा होता है तो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी यानी एक इंसान की जब चलती है तो उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, और स्लो तो होता ही है। ठीक है, हमें पता ही है। ठीक है बच्चों, तो ये था कुछ पोस्टल सर्विसेज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि जो पोस्ट ऑफिस क्या क्या हमें सर्विसेज देती हैं। ठीक है, तो पहला आता है अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। अभी जो अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट है ना, अभी बहुत कॉमनली यूज होता है। ठीक है, पहले पहले क्या होता था, जब एनवलप्स वगैरह में सेंड करवाने होते थे ना, तो मात्र 1 रुपये में वो हो जाता था। ठीक है, काम हमारा बन जाता था। अब ये रेयरली यूज़ होता है। ठीक है, अब तो विद एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ये डिमिनिश ही होता जा रहा है। ठीक है, गायब ही होता जा रहा है, लेकिन पहले पहले ये यूज़ होता था। ठीक है, रजिस्टर्ड पोस्ट, यानी रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या होता है, जहां का आप एड्रेस दे रहे हैं आपका सामान वही पहुंचता है। ठीक है, ठीक है, एड्रेस, ठीक है, जहां का आप एड्रेस दे रहे हैं आपका सामान वहीं पहुंचता है। ठीक है, यूपीसी में ऐसा होता था अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट में कि जो आप एड्रेस दे रहे हो, आप हो सकता है आपका सामान वहां पहुंचे भी ना भी पहुंचे, लेकिन रजिस्टर्ड पोस्ट में आपका जो सामान होता था, ठीक है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी रहता था, तो वो एड्रेस पर ही जाते थे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है पार्सल पोस्ट, यानी अगर आपको कोई भी अपना सामान पार्सल करवाना है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल में, ठीक है, तो वो आता है हमारा पार्सल पोस्ट के अंडर। स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट में बेसिकली क्या कवर होता है, अगर आपको कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ठीक है, मेल्स वगैरह अगर सेंड करने हैं ना, तो वो किसके ज़रिए किया जाता है, स्पीड पोस्ट के ज़रिए किया जाता है। ठीक है, हमने नोट किया होगा कि स्पीड पोस्ट के ज़रिए हमें बैंक वाले जो होते हैं कुछ अपनी एप्लीकेशंस वगैरह, लेटर्स वगैरह भेजते हैं। ठीक है, तो वो किसके ज़रिए आता है, स्पीड पोस्ट। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो किसके अंडर भेजे जाते हैं, स्पीड पोस्ट के ज़रिए भेजे जाते हैं। ठीक है, फिर कुरियर सर्विसेज, अदर सर्विसेज, यानी वही कुरियर सर्विसेज, यानी आप एक जगह से बैठ के दूसरी जगह तक अपना सामान कुरियर करवा सकते हैं, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। ठीक है, फिर बाकी सर्विसेज क्या है, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र, आप सिर्फ अपना सामान तो भिजवा ही सकते हैं, लेकिन आप पैसा भी भिजवा सकते हैं। ई बिल पोस्ट फैसिलिटी आ सकता, यानी जो बिल्स हैं, ई बिल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिल्स हैं, वो भी अब जनरेट होने लगे हैं विद द हेल्प ऑफ पोस्ट। ठीक है बच्चों, तो ये थी कुछ सर्विसेज, वैसे ये कम ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको बता दिया। ठीक है, अब लास्ट आता है टेलीकॉम सर्विसेज। ठीक है, टेलीकॉम आपको पता ही है। ठीक है, जो ये जो हम नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, कनेक्शन वगैरह, जो इतना मोबाइल चलाते रहते हैं दिन भर, ठीक है, वो सब किसकी वजह से है, टेलीकॉम की वजह से। ठीक है, आप मुझे देख रहे हो यूट्यूब पे, ठीक है, ये जो आप 5G 4G अपना नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, वो भी किसके अंडर में कवर होता है, टेलीकॉम के अंडर में ही कवर होता है। ठीक है बच्चों,
तो फर्स्ट है सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज। तो इसमें क्या आता है, सारी मोबाइल की सर्विसेज जैसे वॉइस, नॉन वॉइस मैसेजेस, डाटा सर्विसेज, पीसीओ एक्सेट्रा। यानी जो आप वॉइस मैसेजेस भेज रहे हो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को, हाँ भाई कल तो स्कूल आ रहा है, नहीं नहीं मैं नहीं आ रहा, वो बोल रहे हैं, ठीक है। वॉइस मैसेजेस हुए जो आप विद हेल्प ऑफ इंटरनेट जो आप मैसेजेस टाइप वगैरह करते हो, वो सब जो तमाम सारी जो पूरा मोबाइल चला रहे हो ना, जो इंस्टा पे रील स्क्रॉल करते रहते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह स्क्रॉल करते रहते हो, ये सब कुछ किस में कवर हो रहा है, सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज में कवर हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है रेडियो पेजिंग सर्विसेज। इट ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन टू पर्सन्स इवन व्हेन दे आर मोबाइल। इट इज़ अ वे ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन। तो रेडियो पेजिंग सर्विसेज यानी वो एक डिवाइस ही होता था, हमने मूवीज़ में भी देखा है 90s की मूवीज़ में, ठीक है, 90s की मूवी में ना हमने देखा हुआ है, क्योंकि वो लंबा सा डिवाइस होता था पुलिस वगैरह के पास, ठीक है, और वैसे उससे बात करते थे, ठीक है। मतलब जो इंसान दूर होते थे, ठीक है, जैसे कि एक ही बिल्डिंग में किसी को जब पुलिस रेड डालने जाती थी तो एक डिवाइस से बात करते थे कि हाँ ये इधर है, हाँ तू भी इधर आ जा, ठीक है। तो वो जो डिवाइस होता था वो किस में आता है, रेडियो पेजिंग सर्विसेज में, ठीक है बच्चों। तो ये किस लिए यूज़ होता है, जब आपको इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुँचानी होती है तो ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है फिक्स्ड लाइन सर्विसेज। फिक्स्ड लाइन सर्विसेज में क्या आता है, जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं ना, जो पूरे देश के अक्रॉस बिछाई जाती हैं उसके मदद से, ठीक है। फिक्स्ड लाइन सर्विसेज भी अब धीरे धीरे डिमिनिश होते जा रहे हैं। जैसे कि वो कुछ साल पहले तो नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, जब मैं भी छोटी सी बच्ची होती थी तो वो लैंडलाइंस होते थे, ठीक है, वो एक ही जगह टिके रहते थे, वो फिक्स्ड लाइन रहते थे, ठीक है। ऐसा नहीं था कि हम जहाँ जा रहे हैं उसको वहाँ ही लेके चले जाएं अपने साथ। जैसे कि जो मोबाइल्स हैं वो तो हम जहाँ जा रहे हैं मोबाइल तो हमारे साथ ही जाता है, ठीक है, मोबाइल तो सोता भी भैया हमारे साथ ही है। तो लेकिन वो जो लैंडलाइन सर्विसेज होती थी, जो लैंडलाइन जो फ़ोन होता था वो एक ही जगह पर टिका रहता था हमारे, ठीक है, घर के साइड में। वो मैंने भी देखा हुआ है, ठीक है, हो सकता है आपने ना देखा हुआ क्योंकि आप भी जेनजी जनरेशन के बच्चे हो, ठीक है, तो आई डोंट थिंक आपने देखा हुआ होगा, बट आप गूगल पर सर्च मार सकते हो, ठीक है, या आप अपने मम्मी पापा से भी पूछ सकते हो, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना क्या आपके घर में भी वो होता था। तो वो जो क्या होता था, लैंडलाइन फ़ोन्स होते थे, ठीक है, एक ही जगह पे टिके रहते थे, एक ही जगह पे लगे रहते थे और आप उससे बात करते थे, ठीक है। तो वो किस में आता है, फिक्स्ड लाइन सर्विसेज में आता है, ठीक है। एक लंबी सी केबल होती थी, ठीक है, स्प्रिंग ऐसे गोल गोल वाली, ऐसे हम उठाते थे, बात करते थे, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट क्या आता है, केबल सर्विसेज। दीज आर लिंकेज एंड स्विच्ड सर्विसेज विद इन लाइसेंस्ड एरिया ऑफ ऑपरेशन टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट सर्विसेज। ये केबल सर्विसेज क्या होती हैं, बेसिकली इसको ऑपरेट करने के लिए जो गवर्नमेंट होती है ना वो लाइसेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। जो भी आपका एरिया है, ठीक है, वहाँ केबल सर्विसेज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, एंटरटेनमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, यानी जो भी आपके टीवी के जो चैनल्स होते हैं उसमें कुछ लिमिटेड चैनल्स ही मिलते हैं, पर आपको ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारे कलर्स भी मिल जाएगा, सोनी भी मिल जाएगा, स्टार प्लस भी मिल जाएगा, MTV भी मिल जाएगा, 9XM भी मिल जाएगा, नहीं, इसमें कुछ लिमिटेड चैनल्स ही होते हैं, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं केबल सर्विसेज के अंडर में, ठीक है। ये थोड़ा चीपली रहता है, क्या रहता है, ये चीप मोड रहता है, और इसे ऑपरेट करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, लाइसेंस प्रोवाइड करती है। फिर जिसको लाइसेंस मिलता है ना वो केबल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट आता है VSAT सर्विसेज, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। VSAT इज अ सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस। तो ये क्या होता है, बेसिकली कम्युनिकेशन सर्विस होती है, जैसे कि जो न्यूज़ एजेंसीज वाले होते हैं या कोई अपना जिनका अपना नेटवर्क होता है। हमने देखा हुआ है कि छत पे एक बड़ी सी छतरी नहीं लगी रहती है, जिनकी बहुत बड़ी छतरी लगी रहती है, तो वो किस में आती है, VSAT सर्विसेज में आती है, ठीक है। उनका एक अपना कम्युनिकेशन सर्विस रहता है, उनका अपना एक अलग कम्युनिकेशन नेटवर्क रहता है, ठीक है। हमने देखा होगा जो न्यूज़ एजेंसीज रहती हैं, ठीक है, या जो प्रेस वाले रहते हैं, है ना, उनके छत पे उनकी बिल्डिंग की जो छत रहती है उस पर एक बड़ी सी बहुत छतरी लगी रहती है, तो वो किसके अंडर कवर होती है, VSAT सर्विसेज में, ठीक है बच्चों। फिर लास्ट आता है DTH सर्विसेज, डायरेक्ट टू होम। इट इज़ अ डायरेक्ट सैटेलाइट बेस्ड मीडिया सर्विस प्रोवाइड बाय सेल्यूलर कंपनीज। दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय DTH सर्विस प्रोवाइडर्स एंड कंसिस्ट ऑफ ए बुके ऑफ मल्टीपल चैनल्स। तो जो DTH सर्विसेज यानी जो हमारे घरों में जो DTH की जो सर्विस जो चैनल्स लगे रहते हैं, ठीक है, जैसे कि जो वीडियोकॉन हुआ, डिश टीवी हुआ, एयरटेल हुआ, ठीक है, तो ये सब क्या है, DTH सर्विसेज हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हमें मल्टीपल चैनल्स मिलते हैं, बहुत सारे चैनल्स, कलर, सब, सोनी, स्टार प्लस, 9XM, न्यूज़ के अलग इतने सारे जो चैनल्स होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करवाना पड़ता है हमें, हर महीने या हम साल का भी रिचार्ज करवा लेते हैं, ठीक है, हम रिचार्ज करवा लेते हैं और पूरे दिन फिर टीवी देखते रहते हैं। तो ठीक है, वो जो हम टीवी देखते हैं वो क्या है, DTH सर्विस है, ठीक है। जो हम टीवी देख रहे हैं वो किस सर्विस के अंडर में इंक्लूड होगा, DTH सर्विस के अंडर में। उसके भी बहुत सारी कंपनीज है, जिसके एयरटेल, वीडियोकॉन,
ठीक है, डिश टीवी वगैरह वगैरह। तो आपके घर में कौन सी DTH सर्विस है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। अगर DTH सर्विस नहीं है, अगर आपके घर में स्मार्ट टीवी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लेकिन मुझे बताना ज़रूर भैया मेरे घर में तो वीडियोकॉन वाली है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी टेलीकॉम सर्विसेज, सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज यानी वो जो फ़ोन पे लगे रहते हो पूरे दिन, रेडियो पेजिंग सर्विसेज यानी एक जगह से दूसरी जगह जब इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट की जाती है विद द हेल्प ऑफ दैट डिवाइस। ठीक है, फिर फिक्स लाइन सर्विसेज यानी वो जो लैंडलाइन वाला जिसका मैंने आपको अभी एग्जांपल रेफरेंस बताया। केबल सर्विसेज यानी वो जिसको लाइसेंस मिल जाता है फिर वो एक एरिया पे अपनी केबल सर्विसेज देता है। ठीक है, वीसेट सर्विसेज यानी जो बेसिकली न्यूज़ एजेंसीज वालों के पास एक बड़ी सी छतरी नहीं रहती, वो रहती है वीसेट सर्विसेज। ठीक है, फिर ये लास्ट है DTH सर्विसेज, जो अपने घरों में जो आप टीवी देखते हो, ठीक है, वो किसके अंडर में आ रहा है, DTH सर्विसेज। वो जो टीवी देख रहे हो, जो टीवी है वो DTH सर्विस नहीं है, वो जो एंटीना है, वो जो नेटवर्क है, जो कनेक्शन है जो आपकी छत के ऊपर लगी हुई है ना छतरी, वो होती है DTH सर्विसेज। ठीक है, इसमें क्या एक सेट टॉप बॉक्स भी होता है। ठीक है, फिर हम उस सेट टॉप बॉक्स के पास जाके रिमोट से चैनल चेंज करते हैं, वो है आपका DTH सर्विसेज। ठीक है बच्चों, आई बात आपको समझ में? ठीक है, हाँ जी बच्चों, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आपके लिए ही है कमेंट बॉक्स, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, और ये चैप्टर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, खुद भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम्स को बहुत कम दिन बचे हैं बच्चों। अब पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाना चाहिए आपको। ठीक है बच्चों, so till the time take care, stay blessed, thank you so much, bye bye।